आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गॉड सेव द क्वीन लंबे वक्त तक न सिर्फ ब्रिटेन का बल्कि भारत का भी राष्ट्रगान रहा है। वो दौर ऐसा ही था। दोनों देश नेशनल एंथम ही नहीं बल्कि बहुत कुछ शेयर करते थे। अंग्रेज तो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तो यहाँ आना जाना तो था ही उनका। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक के तौर पर भारतीय भी भारी तादाद में लंदन का रुख करते थे। लंदन वो शहर जो कॉलोनिज्म, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, हिस्ट्री और ढेरों कल्चर्स का गढ़ था। आज इतने सालों बाद उस शहर की इमेज हमारी नजरों में बहुत बदली है। जो नहीं बदला वो है लंदन को लेकर अट्रैक्शन। आज पढ़ाकू नितिन की बैठकी में मेरे साथ अरूप के चैटर्जी शामिल हो रहे हैं। अरूप भारतीय रेलवे के इतिहास पर कई किताबें लिख चुके हैं और हमने एक बार पहले भी उनके साथ पॉडकास्ट किया था, आपको शायद याद होगा। और अगर वो नहीं सुना तो सुनिएगा जरूर, बहुत मजेदार है। लेकिन इस बार उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है इंडियंस इन लंदन। ब्लूम्सबरी से छपी है ये। 3 बार वो लंदन गए भी हैं और लगातार हिस्ट्री और सिनेमा पर कलम चलाते रहे हैं। तो अरूप से आज समझेंगे कि क्यों लंदन को हम इतनी शिद्दत से याद करते हैं। क्या लंदन ना होता तो आज का इंडिया वैसा होता जैसा आज है? क्या लंदन को दोबारा खड़ा करने में भारतीयों का पैसा लगा है? लंदन में भारतीयों का इतिहास कब से और कैसे शुरू होता है? और लंदन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी जिसकी हम तारीफ करते हैं, उससे क्या वहां के मूल निवासी भी उतने ही खुश हैं जितने हम? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अरूप भाई, एक शेर है खालिद इबादी साहब का कि शहर का भी दस्तूर वही जंगल वाला, खोजने वाला ही अक्सर खो जाता है। क्या बात है। तो आज हम लंदन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे खोने नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो शहर को पहले से ही खूब खोजा है और हमारे गाइड आज आप ही हैं इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आम हिंदुस्तानी के जहन में लंदन कैसा है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें फिल्मों वाला लंदन थोड़ा सा ज्यादा याद है ना? वहीं से हमें लंदन की यादें कुछ ज्यादा हैं जहन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। पहली बात तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे दूसरी बार आपके शो में मौका दिया और एक ऐसा विषय जो बहुत सारे भारतीयों को छूता है, लेकिन शायद हम उसे रिकग्नाइज नहीं करते या फिर एक्नॉलेज नहीं करते। उसके पीछे 3 या 4 कारण मैं आपको बताऊंगा। लंदन एक बहुत भारी भरकम शब्द बन गया हमारे जहन में, हमारे मेमोरीज में, हमारे कल्चर में, क्योंकि या तो हम उससे बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं या फिर रिपेल्ड फील करते हैं, यानी कि दूसरी दिशा में जाते हैं। और उसके पीछे कारण ये है, जब हम लंदन शब्द सुनते हैं क्या चीजें हमारे दिमाग में आती हैं? दिलवाले दुल्हनिया के अमरीश पुरी ट्रफालगर स्क्वायर में कबूतरों को खाना खिला रहे हैं, या फिर वो शहर जो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी हुकूमत का न्यूक्लियस यानी कि रक्त कणिका रहा है? क्या हम लंदन शब्द से उन व्यक्तियों की कल्पना करते हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जो एक एलीट कल्चर के बाशिंदे रहे हैं, या फिर हम लंदन शब्द से ऐसे एक शहर की कल्पना करते हैं जो हमारे ही हिंदुस्तान में बसा हुआ है? जाहिर है सेकंड ऑप्शन आप नहीं चुनेंगे, आप पहला ऑप्शन चुनेंगे। और किसी भी प्रोविंशियल व्यक्ति से पूछिए, एक आम साधारण भारतीय नागरिक से पूछिए, उसके लिए लंदन एक बहुत इमोशनल जगह रखता है। वो या तो लंदन से बहुत इश्क करता है, बहुत मोहब्बत है उसे उस शहर से, या फिर वो डरता है। और ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग शायद आप और मैं, एक अपने मन में कहीं ना कहीं एक डर रखते हैं कि क्या हम ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं? क्या हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा में? क्या हम इंग्लिश कल्चर के बारे में 2-4 शब्द बोल के खुद को भी इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स का जो बैटल हमारे दिमाग में पैदा कर देता है ये लंदन शब्द,
ये दरअसल कुछ और नहीं, एक ऐसा शहर है जिसको हिंदुस्तान ने ही जन्म दिया, या फिर मैं कहूंगा दोबारा जन्म दिया। और ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल हाइपोथेसिस के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं आपका शो, कि लंदन जब 1666 में द ग्रेट फायर में वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, उसके बाद उसको रीबिल्ड करने में 37 बिलियन पाउंड खर्चा हुआ, जो कि आज के वैल्यू में 37 बिलियन पाउंड कहा जाता है। अभी मैं थोड़ा सा एक ऐसा फिगर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे इकोनॉमिस्ट थोड़े नाराज हो जाएंगे। 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चली जा रही है हिंदुस्तान और उसके नेबरहुड से, तब ऑडिट में पाया जाता है कि इंडिया में, यानी कि ग्रेटर इंडिया में, उनके एसेट्स का वैल्यूएशन है 300 बिलियन पाउंड। कहां 37 बिलियन जो लंदन को रीबिल्ड करने में खर्चा हुए, कहां 300 बिलियन 150 साल के बाद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन है। अब आपका सवाल शायद ये होगा कि अरूप जी, अगर 1666 में लंदन आग के कारण नष्ट हो गया था, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हिंदुस्तानी पैसे से वो दोबारा बना है? हुआ। उसके पीछे कारण ये है कि चार्ल्स द सेकंड, किंग चार्ल्स द सेकंड, जिन्होंने मोनार्की की स्थापना की दोबारा से 1660 में, उनको बंबई दहेज में मिला था। ओहो। कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से, जो कि पोर्टुगल की प्रिंसेस थी। तो पोर्टुगल की राजकुमारी उनके दहेज में बंबई और टैंजियर्स शहर लेकर आए, और बंबई के जरिए 1662, 63, 64 और 66 इन सालों में उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया वाया द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत साधारण इकोनॉमिक्स नहीं है नितिन जी, क्योंकि मैंने कहा इकोनॉमिक्स नाराज होंगे। आर्काइव्स में ये चीज दर्ज नहीं की जाती कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना घूस खिलाया किंग चार्ल्स द सेकंड को। उनके पास अपना राज्य चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास डच के खिलाफ, यानी कि नेदरलैंड्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। एक्सचेकर ने उनके पैसे बंद कर दिए 1672 के बाद, और साथ ही साथ आपको लंदन को रीबिल्ड करना था। ये पैसे कहां से आ रहे थे? 1660 और 1675 के बीच किंग चार्ल्स द सेकंड को 4 लाख पाउंड सिर्फ लोन्स में मिले ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि उन्होंने कभी चुकाया नहीं। 4 लाख पाउंड का आप वैल्यूएशन आज कीजिए, तकरीबन $100 मिलियन आता है। तो ये तो रजिस्टर हम कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। और इस पे शोध मैं कर रहा हूं, बाकी लोग भी कर रहे होंगे। तो हम सुनते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की, हमारे धन लूटे, संसाधन लूटकर अपना घर भर लिया, लंदन बनाया दोबारा, ये सब बिल्कुल। लेकिन इसके जो फिगर्स हैं उन तक हम पहुंच नहीं पाते, और हम साधारण लोगों तक सबसे पहले शायद दादा भाई नौरोजी ने इस बात की शुरुआत की। उन्होंने बताया था कि किस तरह से पैसे का प्रवाह है वो भारत से और लंदन की तरफ जा रहा है, जिसको बाद में लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोगों ने उसे पुष्ट किया। और आप भी ये कहते हैं अरूप जी, और इनफैक्ट शशि थरूर, जो आपके एक बुक लॉन्च में भी थे इंडियंस इन लंदन में, वो भी इस बात को दोहराते हैं कि किस तरह हमारे संसाधनों का उपयोग अंग्रेजों ने अपने लिए किया। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन और हाँ, इंपॉर्टेंट भी है। और शायद इस पॉडकास्ट में जब हम आगे बात करेंगे तो बीच बीच में उसको कहीं कहीं हम जरूर छुएंगे, और छूना पड़ेगा भी, क्योंकि आप जो गणित बता रहे हैं वो डेफिनेटली सही है। और वो माने ना माने, हमारे हिंदुस्तान में तो अब अमूमन एक सहमति बन गई है कि हाँ ये हुआ है, हमारे यहाँ से पैसा वहां गया और वहां उनकी इमारतों की भव्यता में खर्च हुआ। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी जो बहुत किताबें नहीं पढ़ता, जो बहुत अर्थशास्त्र नहीं जानता, इतिहास को भी उतना गंभीरता से नहीं लेता, वो मैं पूछ रहा था और आपकी किताब में लक्षित होता भी है। और आपने निबंध भी लिखा इस पे, बेसिकली एक लेख लिखा था, मैंने पढ़ा था कि कैसे अमरीश पुरी दिखते हैं वहां पर। 40 से ज्यादा फिल्में वहां 2007 में ही शूट हो गई थी। नमस्ते लंदन एक पूरी फिल्म का ही नाम है, और अब तो उधम सिंह जो लेटेस्ट आई वो भी वहां पर शूट हुई है। तो क्या एक भारतीय की नजर में लंदन एक ऐसा शहर है जो वो महसूस करना चाहता है, देखना चाहता है और जा नहीं पाता, आज भी उसका जाना उपलब्धि बना हुआ है? तो क्या लंदन कोई सपनों के शहर जैसा कुछ है?
देखिए, सपनों के शहर जैसा है कि नहीं, इस पे तो मैं मेटाफोरिकली या पोएटिकली ही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं ठोस सबूतों के साथ आपके सामने रख सकता हूँ कि अगर सपनों का शहर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपने देखने का हक नहीं है। शायद आपको ये थोड़ा सा डायलॉग जैसा लग रहा होगा बॉलीवुड फिल्मों की तरह, लेकिन हिंदुस्तानियों को लंदन में रहने का, जाने का, उस शहर को जानने का, सपना देखने का हक हमेशा से रहा है और रहना चाहिए। ये बहुत ही एक ठोस मुद्दा है जिसपे हमें और डिबेट चाहिए, क्योंकि लंदन जाने का मतलब क्या है? क्या आप एक जहाज में या फिर हवाई जहाज में लंदन पहुंचते हैं एक पासपोर्ट और वीजा लेके, या फिर क्या आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, क्या आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को? जो दूसरा वक्तव्य है, जो थोड़ा सा आपको ज्यादा फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल लग रहा होगा, ये एक्चुअली इतना ज्यादा सत्य है कि लंदन हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में इतना ज्यादा समाया हुआ है कि उसको मैं तो कम से कम पर्सनली एक ऑफशोर इंडियन सिटी मानता हूं। इसमें मेरे मन में कोई दोहराई नहीं है। जब हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि लंदन की एक अलग से कल्पना हो रही है, वहां पे हिंदुस्तानी रह रहे हैं, वो भी यही चाह रहे हैं, ये फिल्मों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स भी यही चाह रहे हैं कि हम कल्पना करें लंदन को बहुत कॉन्फिडेंटली। इसमें हमें एरोगेंस नहीं आ जाना चाहिए, हमें हमें रेसिज्म नहीं आ जाना चाहिए, हमें अंग्रेजों की तरफ या उनके शहर की तरफ नफरत से नहीं देखना चाहिए या ज्यादा लोभ से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब एक साधारण भारतीय हिचकिचाता है लंदन पे बात करने के लिए, उन्हें बार बार उनके सामने ये दोहराना जरूरी है कि कितना लंदन ने हिंदुस्तान से पाया और कितना हिंदुस्तान ने लंदन से लिया। जब आप दादा भाई नवरोजी का जिक्र करते हैं, जो कि 1892 में, 1892 में पहले पहले भारतीय बने जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरशिप हासिल करते हैं, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी की इजाद की। उनको कम पापड़ नहीं बेलने पड़े थे लंदन को अपना शहर बनाने के लिए। वो वकील बने, वो बैरिस्टर बने 1860 के दशक में, और 20 साल 30 साल उन्होंने मेहनत मुशक्कत में लगा दिया कि वो लंदन को बहुत करीब से जाने, और उस शहर को उन्होंने अपना न्यूक्लियस बनाया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू करने के लिए। ये सारे लोग कौन थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नवरोजी, शाहपुर जी सकरतवाला, मुंचेर जी भावनगरी, जो शुरुआती दौर में आते हैं 19वीं सेंचुरी में और इंडिया को एक मजबूत कल्चरल स्थान देते हैं लंदन के इमेजिनेशन में। ये कौन थे? इन्होंने अपने आप को लंदन में जाके पाया। महात्मा गांधी जो होलबर्न से पिकेडिली एक 3 पीस सूट में और एक हैट पहन के और टाई पहन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, उन्होंने वहां लंदन में सीखा कि उनको गीता का ज्ञान, कुरान का ज्ञान और बाकी इन स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हिंदुस्तानियों से नहीं मिलने वाला था। उनको एक मल्टी कल्चरल एटमोस्फेयर से मिलने वाला था, जहां पे शामिल थे हेलेना ब्लेवेट्स्की, एनी बेसेंट और बाकी थियोसॉफिस्ट। तो आप ये मल्टीकल्चरलिज्म का जो लिमिट्स है आप पहचान सकते हैं कि कौन लोग कैसी किताबें कैसे लोगों में बांट रहे हैं। एक अंग्रेजी और एक रशियन थियोसॉफिस्ट गीता बांट रहे हैं महात्मा गांधी को और बाकी इंडियन छात्रों को। आपका सवाल जो है कि हम लंदन की कल्पना कैसे करें, क्या हम दिलवाले दुल्हनिया से उसकी कल्पना करें, क्या हम नमस्ते लंदन से उसकी कल्पना करें? देखिए, जब एक बच्चा 1990s में बड़ा होता है और लिबरलाइजेशन को देखता है और 2000 में बड़ा होता है और नमस्ते लंदन को देखता है, तो ये दिलवाले से लेके नमस्ते लंदन का जो दौर है, ये जो 10 साल का, जिसमें कभी खुशी कभी गम आ जाता है, और कुछ लोग कपिल देव का वर्ल्ड कप उठाने का जिक्र करते हैं 1983 में। तो ये जो मोमेंट्स हैं इंडियन प्रेजेंस इन लंदन का, इसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, क्योंकि यश चोपड़ा जब 90 के दशक में लंदन को बार बार हमारे सामने ला रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली उस शहर को दोबारा से देख रहे थे जिस शहर को इंडिया ने कभी अपने पैसों से, अपने कल्चर से और ज्यादा एनरिच किया था। ठीक है ना? सही है। और लंदन के सपने देखना बुरा इसलिए नहीं है, और मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे अमिताभ घोष के नॉवल का द शैडो लाइन्स। वहां पे एक चरित्र है त्रिदीप नाम का, जो कि कभी लंदन गया था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, और वहां से वो एक एटलस लेके आया था जिसका नाम है बार्थोलोम्यूज एटलस। वो उस एटलस के माध्यम से अपने भतीजे को सिखाता है कि आप कैसे लंदन या किसी भी शहर की कल्पना अपने दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि
सबसे पहले वो शहर, आपका घर, आपका नेबरहुड आपके दिमाग में होता है। आपके पैरों तले वो बाद में आता है, आपके दिमाग में पहले आता है। सो यू हैव टू इमेजिन अ सिटी, आपको उसकी कल्पना पहले करनी पड़ती है। और वो बार्थोलोम्यूज एटलस के माध्यम से वो अपने भतीजे को सिखाते हैं कि आप लंदन को कैसे कलकत्ता में या हिंदुस्तान में रह के पहचान सकते हैं। जब उसका भतीजा लंदन जाता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उस पुराने एटलस के माध्यम से उसने जिस सड़कों के बारे में सुना था, जिन बिल्डिंगों के बारे में सीखा था, वो उसे हूबहू वैसी ही लगती हैं। और ताज्जुब की बात है, ये जो चरित्र है शैडो लाइन्स का, जो नरेटर है, वो जब लंदन जाता है वो उस शहर को बहुत ज्यादा पहचान पाता है कंपेयर टू जो लंडनर्स वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये हिंदुस्तानी जो कभी लंदन देखा नहीं, उसने सिर्फ सपने देखे हैं अपने चाचा के मदद से, वो उसने लंदन को अपने दिल में ज्यादा बसा के रखा है, ना कि लंदन शहर के लोग। नहीं, ये तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हिंदुस्तान के बाहर अगर कोई एक शहर चुनने को कहा जाए जहां आप ये कहेंगे कि भाई बताइए हिंदुस्तान जैसा ही फील आ रहा हो, तो शायद लंदन ही होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 5 लाख के करीब हिंदुस्तानी अभी फिलहाल वहां पर रहते हैं, और पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में है वहां पर, तादाद में बांग्लादेशी भी हैं, तो सो तो है। लेकिन एक बार मुझे थोड़ा सा लंदन के इतिहास में ले चलिए, कैसे शहर की शुरुआत हुई, क्योंकि ये कोई नया बसा शहर तो डेफिनेटली नहीं है। देखिए, मैं एक अपने कॉलीग के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि हमें इंडिया में बहुत सारे 21वीं सदी में जेनेसिस मिथ्स की जरूरत है, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन कहाँ से आया, कहाँ से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, कहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए, कहाँ माँ दुर्गा अवतारित हुई। ये जेनेसिस मिथ्स बहुत जरूरी है, और इतिहास में भी इन जेनेसिस मिथ्स का बहुत ज्यादा अहमियत रहा है। इंडिया और लंदन के रिश्ते का जो जेनेसिस मिथ मैंने अपने किताब में दिया है, वो शुरू होता है 1616 में। हालांकि उससे पहले भी हिंदुस्तानी लंदन में रहे बसे हैं, और वहां पे उनकी शादियां हुई है, और वहां वो दफनाए गए हैं। लेकिन 1616 मेरे लिए एक बहुत अहम साल इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर का देहांत होता है। अब आप पूछेंगे शेक्सपियर का हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? जो तथाकथित आखिरी प्ले शेक्सपियर ने लिखा था, हालांकि 1-2 प्लेज उसके बाद में भी उन्होंने लिखी है, उसका नाम है द टेम्पेस्ट, यानी कि तूफान। तूफान हमारे सिलेबस में था, ये पढ़ा जी। तो द टेम्पेस्ट नामक प्ले में उनका एक चरित्र है कैलिबन। कैलिबन आधा इंसान आधा जानवर है, अगर मैं उसे बहुत ही सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कैलिबन जो चरित्र है, ये दर्शाता है इंग्लिश इमेजिनेशन या कॉलोनियल इमेजिनेशन उन जगहों के बारे में जो न्यू वर्ल्ड कहलाते थे। 1616 में शेक्सपियर के देहांत के तकरीबन 6 या 7 महीने बाद एक हिंदुस्तानी नागरिक पीटर पोप वहां पहुंचते हैं लंदन, और उनका वहां बैप्टिज्म होता है फ्रेंच चर्च स्ट्रीट में, ओल्ड गेट नामक एक जगह में। वो चर्च अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने कहा 1666 में बहुत सारे बिल्डिंगें खराब हो गई थी लंदन में, और वो चर्च भी ऐसा एक बिल्डिंग था जिसको क्रिस्टोफर रेन एंड कंपनी ने बाद में सुधारा। खैर, तो 1616 में पीटर पोप बैप्टाइज होते हैं, उनको पीटर पोप नाम दिया जाता है, नाम कोई और नहीं बल्कि किंग जेम्स द फर्स्ट देते हैं, और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इस बैप्टिज्म को ब्लेस कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खासम खास लोग वहां मौजूद हैं। इतना भीड़ क्यों, इतने खास लोग वहां क्यों मौजूद थे? क्योंकि ये रिकग्नाइजेबली, जितना हम पहचान सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं आर्काइव्स को देख के, रिकग्नाइजेबली ये पहला इंडियन बैप्टिज्म है लंदन में। मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंदन की बात कर रहा हूं। आपने मेंशन किया शशि थरूर, दादा भाई नवरोजी वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारे लोग ब्रिटेन की बात करते हैं, मैं सिर्फ लंदन की बात कर रहा हूं, और मेरी किताब भी लंदन पे है, और उसकी एक वजह है। तो पीटर पोप लंदन में पहले हिंदुस्तानी थे जो बैप्टाइज हुए, और 1616 से हिंदुस्तानियों का दास्तान लंदन में शुरू होता है। अब 1616 से लेकर 1666 तक क्या हो रहा था? जो चार्ल्स द फर्स्ट थे, यानी चार्ल्स द सेकंड के जो पिताजी थे, वो एक सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रॉमवेल के खिलाफ, और जो मोनार्की है वो तकरीबन 20 सालों के लिए स्थगित रहती है, 1640 से रफली 1660 तक।
और साथ ही साथ इंग्लैंड नेदरलैंड्स के साथ भी जंग में जुड़ा है, पोर्टुगल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इतने हेक्टिक डेवलपमेंट्स के कारण से जो इमिग्रेशंस का दौर चला था ईस्टर्न यूरोप से, अफ्रीका से, कैरिबियन आइलैंड से, लैटिन अमेरिका से और इंडिया से, ये पूरा हिस्ट्री दबा दिया गया है। और इसके दबाने के पीछे जो मकसद रहा है वो ये है कि ये सारे ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन लोगों को ब्रिटिश हिस्ट्री में आप इम्बाइब कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। इनके अपने अपने हिस्ट्रीज आप भूल जाइए, इनको आज से ब्रिटिश बना दिया जाएगा, यानी कि 17वीं सेंचुरी से ये मोरलेस ब्रिटन्स हैं और इनके अपने अपने हिस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस चला गया है। तो ये आर्काइव्स में भी हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैंने अपने किताब में दिया है कि तकरीबन 20 या 30 बेरियल रिकॉर्ड्स अभी भी मिलते हैं 1616 से लेकर तकरीबन 1650-60 तक। और इंडियन लैस्कर्स यानी कि सी फेरर्स, जो कि जहाजी थे, जो इंग्लैंड जा रहे थे गुजरात से, सूरत से, मद्रास से, बंगाल से, उनके इतिहास दबा दिए गए हैं। और जो सर्वेंट्स, हालांकि तब ब्रिटेन में स्लेवरी नहीं था, इंस्टीट्यूशनलाइज स्लेवरी तब नहीं था ब्रिटेन में, लेकिन जो सर्वेंट्स हिंदुस्तानी यहाँ से जाते थे लंदन, उनके इतिहास भी दबा दिए गए हैं। तो मुश्किल से कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं। तो मेरा जो जेनेसिस मिथ है वो 1616 से शुरू होता है और लंदन का इतिहास भी मोर और लेस, मॉडर्न इतिहास भी वहीं से शुरू होता है, एलिजाबेथन एरा से, जो कि शेक्सपियर के जमाने की रानी रही हैं। तो आप किसी भी ब्रिटेन से पूछ लीजिए, अंग्रेज से पूछ लीजिए, उनका जो इतिहास मोर और लेस मॉडर्न इतिहास शुरू होता है रेफॉर्मेशन के बाद, यानी कि 1535 के बाद जब इंग्लैंड का चर्च रिफॉर्म्ड होता है या उसकी स्थापना होती है, वो पेपल अथॉरिटी यानी कि रोम से वो डिवोर्स्ड हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो रफली वहां से इंग्लैंड का मॉडर्न इतिहास शुरू होता है और लंदन का भी मॉडर्न इतिहास वहीं से शुरू होता है। और इंडियंस इन लंदन, लंदन में भारतीयों का इतिहास भी मोर और लेस वहीं से शुरू होता है। सैलमन नूर पहले एग्जाम्पल पाए जाते हैं मेरे जहन में 1553 में, और वो उनकी शादी होती है सदर्थ नाम के एक जगह पे। सदर्थ में शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर बसा हुआ है, वो बिल्कुल टेम्स नदी के किनारे है और उससे तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में कहीं उनकी शादी हुई थी और वहीं पे बाद में वो रहे और दफनाए गए। तो 1553 इज द ओल्डेस्ट रिकग्नाइजेबल डेट, सबसे पुराना जो इतिहास का तारीख हमें मिलती है। लेकिन उससे पहले भी हिंदुस्तानी लंदन में रहे होंगे, जाते रहे होंगे। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि तकरीबन 1100 एडी से वो लोग लंदन जाते रहे। लेकिन करते क्या थे उस वक्त वहां, जब अंग्रेज पूरी तरह भारत आए और भारत से उन्होंने व्यापार शुरू किया और बाद में शासन किया, तब तो हमें समझ में आता है कि हमने मान लिया कि चलिए हम भी इसी साम्राज्य का हिस्सा हैं, तो नौकरी ढूंढने चलते हैं, कुछ व्यापार करने चलते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 11वीं सदी से, इनफैक्ट 14वीं 15वीं में भी, तब हिंदुस्तानी वहां करते क्या थे? देखिए, मुगलों के अंडर में हम देखते हैं कि अकबर और उनके पुत्रों, तकरीबन अंग्रेज औरंगजेब तक, ये जो 200-250 साल का जो मुगल साम्राज्य रहा है, इसमें ऐसा हमें बताया जाता है, खास करके अकबर के बारे में तो जरूर बताया जाता है। और आई थिंक मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इसमें दोनों इनमें कोई मुठभेड़ नहीं है कि अकबर वॉज अ वेरी नोबल रूलर। उनके अंडर हिंदुस्तान की काफी वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि भी बहुत इवन तो नहीं थी, इसमें भी अनइवन डेवलपमेंट था। तो कुछ मार्जिन्स थे, कुछ पेरिफेरीज थे। जैसे मैंने कहा, पोर्ट सिटी सूरत को ले सकते हैं। सूरत ट्रेडिशनली एक ऐसा शहर रहा है जहां से इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है और उसने इमिग्रेंट्स को स्वीकारा भी है, जैसे आर्मीनियंस, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो सूरत से, मद्रास से और बंगाल से हमेशा ही लोग बसरा की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ और यूरोप की तरफ इनका रुझान जाते रहे। जी हाँ। और ये नौकरियां तलाशते हुए जाते थे, ये एक्सप्लोरर्स के तौर पे जाते थे। ये कभी सीफेयरिंग कंपनीज के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना से पहले जो इनफॉर्मल कंपनीज थी या एसोसिएशंस थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, उनको रास्ता दिखाते हुए जाते थे। कुछ लोग जानबूझ के सर्वेंट के तौर पे भी लंदन जाते रहे हैं। तो ये एक इनफॉर्मल सिलसिला तो तकरीबन 1100 एडी से रहा है और इसके ऊपर शोध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कहना चाहूं तो
16th और 17th सेंचुरी के बाद लंदन में ही तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी पाए जाने लगे और ये नंबर 19th सेंचुरी तक बहुत बड़ा होता रहा। ये लंदन में, सिर्फ लंदन में अगर मैं कहूं, हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के आखिर तक तकरीबन 2000 से ज्यादा थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, इन फ्यूचर सुभाष बोस, अंबेडकर जैसे लोग शामिल होने लगे। और स्टूडेंट पॉपुलेशन के अलावा जो डिप्लोमैट्स थे, जो डेलीगेट्स थे, जो लश्कर्स थे, जैसे कि जहाजी, जो आया थी, जो सर्वेंट्स थे, ऐसे इनका जो पॉपुलेशन था, ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन, ये 10,000 के करीब आराम से था। तो ये धीरे धीरे एक ग्रोथ आप देखते हैं पॉपुलेशन में। और वहां के काफी सारे सेटलमेंट्स तो मैं कहूंगा 18th सेंचुरी से ही शुरू होने लगे थे। जैसे कि पहला जो करी रेस्टोरेंट है, पहला जो हिंदुस्तानी करी रेस्टोरेंट है, वो 1780 के दशक में ही आ गया था। हालांकि वो हिंदुस्तानी ने स्थापना उसकी नहीं की थी, वो एक जू ने स्थापना की थी। मॉरिस स्ट्रीट कैफे उसका नाम था और वहां पे इंडियन करीज बिकती थी। अब आप पूछेंगे कि वो करी के शौकीन क्यों हुए? हाँ, उन्होंने कैसे पाया उस स्वाद को? प्लेसी के बाद, यानी कि 1757 के बाद, 57 के बाद, और खास करके बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली 1764 के बाद, उनको हिंदुस्तानी खाना और कल्चर का शौक होने लगा। और एक्चुअली हिंदुस्तानी एक गलत शब्द है, मुझे कहना चाहिए मुगल कल्चर के वो बहुत ज्यादा शौकीन हो गए। और अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर वो फ्रेंच से और पोर्चुगीज से और डच से, जो इंडिया में थे, ज्यादा मुगल हो पाए, तो वो इंडिया पे ज्यादा कब्जा कर पाएंगे। वाह वाह वाह, स्थानीयकरण, जी, लोकलाइज हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो उनकी हाइब्रिडिटी, उनका एक स्टेट पॉलिसी था। हालांकि स्टेट एक बहुत भारी शब्द हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई स्टेट नहीं थी, वो एक कंपनी थी। लेकिन बंगाल में उनका पॉलिसी रहा है और इंडिया में उनका पॉलिसी यही था कि 18th सेंचुरी तक उनको पूरी तरह से अपने आप को मुगल बना लेना है, मुगलों से भी ज्यादा मुगल बना लेना है। इसलिए वो हुक्का पीते थे, वो कड़ी खाते थे, वो इजिप्ट में गए तो वो कॉफी के शौकीन हो गए, हिंदुस्तान में आए तो वो हुक्का और कड़ी के, चाय के शौकीन हो गए। बिल्कुल। तो आप पाएंगे उदाहरण के तौर पे थॉमस मेटकाफ देखेंगे, जो दिल्ली के रेजिडेंट थे, उनके पहले थे ऑक्टर लोनी साहब, डेविड ऑक्टर लोनी। तो ये सारे लोग अपने आप को हिंदुस्तानी बनाने लगे, मुगली शान शौकत में तब्दील करने लगे, बहुत भारतीय हो गए। इनफैक्ट अगर उस वक्त का हम देखें तो बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो यहाँ बस गए, जिन्होंने हिंदुस्तान में व्यापार बना लिया। उनके होने वाले बच्चे मतलब भी यहीं थे और बहुत वक्त तक यहाँ रहे, कभी वो लौटे नहीं लौटे मालूम नहीं। तो ऐसा ही मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानियों के साथ भी हुआ होगा। जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश शासन पूरी तरह काबिज हो गया तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने अलग अलग वजहों से लंदन का रुख किया होगा और फिर वहां जो तादाद बढ़ी वो आज तक बढ़ती चली गई। अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखा, जैसे हमने भी कई लोगों के नाम लिए, उसमें आपने कहा कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के तौर पर लंदन में थे। नेहरू की बात आपने की, सावरकर भी थे, गांधी थे, जिन्ना थे। ये वो लोग थे जो लंदन पहुंचे पढ़ने के लिए और अंग्रेजों ने जो एक रास्ता निकाला कि ठीक है, यहाँ के लोग हमारी तरह की शिक्षा यदि पाएंगे तो हमारे नीचे काम करेंगे और हमें फायदा होगा इसका, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी वक्त 2.5 लाख से ज्यादा अंग्रेज तो थे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए तो कोई एक फौज चाहिए थी, तो हिंदुस्तानियों की है। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकी अंग्रेजी साम्राज्य के हिंदुस्तान में, वो भी यही लोग थे कमोबेश, जो यहीं से पढ़कर गए थे। ऐसा आप मानते हैं? और इसी में मुझे बताइए टॉप 5 इंडियंस इन लंदन आपके दिमाग में कौन से हैं फिर? देखिए, ये प्रश्न जितना फिलोसॉफिकल है उतना पॉलिटिकल भी है, क्योंकि अगर मैं इसे फिलोसॉफिकली जवाब दूं तो शायद आपके लिसनर्स सोचेंगे कि ये बहुत स्कॉलरली है, और अगर पॉलिटिकली जवाब दूं तो आपके लिसनर्स या फिर हमारे देश के लोग सोचेंगे कि हमने किसी को एक्सक्लूड कर दिया, किसी को शामिल कर दिया जिसको शामिल नहीं करना चाहिए था। मैं दोनों तरीके से आपको जवाब देता हूं। तो मेरा रुझान इस इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं एक अद्वैतिक एक दृष्टिकोण की तरफ है, क्योंकि इसमें दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ आप कहते हैं कि लंदन हिंदुस्तानी पैसे से दोबारा से रिबिल्ड हुआ, इसमें मेरे मन में, शायद आपके मन में भी कोई दोहराई नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं लंदन की बात कर रहा हूं, मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं।
तो लंदन शहर उसको हिंदुस्तानी खास करके 1858 के बाद, 1858 के बाद समझने लगे, और उनको मदद भी मिली थोड़ी बहुत। मैकॉले के पॉलिसी से मदद मिली, विक्टोरिया के नए पॉलिसी से मदद मिली, नए नए प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से मदद मिली। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली में पढ़ने वाले लोगों को ये समझ में आया कि लंदन उतना भी गैर भारतीय नहीं है जितना हमें समझाया जाता है या जितना हम समझते हैं। उन्होंने तो अपना ही शहर है यार, चलो चलो एक वैसे ही अंग्रेजी तो यहाँ भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल लेंगे। जी हाँ, 24-30 दिन का फर्क है लंदन और हिंदुस्तान में। उस जमाने में अगर मैं देखूं तो स्टीम शिप्स तब शायद 30 या 60 दिन में पहुंचा देती थी हिंदुस्तानियों को, डिपेंडिंग 30 से 60 दिन का कुछ है, राइट था जी आप। और वो धीरे धीरे 1913-14 तक जब हम आते हैं तो वो घट के 15 से 20 दिन हो जाता है वो ट्रैवल टाइम। तो खैर, आपके प्रश्न का जवाब मेरे मन में तो यही है कि एक हिंदुस्तानियों में भी एक कल्चर ऐसा होने लगा कि खास करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जब इंट्रोड्यूस हुए, हिंदुस्तानी जब उसमें पार्टिसिपेट करने लगे और बैरिस्टर्स जब बनने लगे लंदन जाके लोग, तो उनको, हिंदुस्तानियों को ये लगने लगा कि हम अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं, हम लंदन के बारे में जान सकते हैं, उनके सड़कों के बारे में, उनके रानियों और राजाओं के बारे में, उनके पार्लियामेंटेरियंस के बारे में जब हम किताबों में ही पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम लंदन जाके उन सड़कों को देखें, उन इमारतों को देखें। आखिरकार पैदा तो हुआ है हिंदुस्तानी पैसे से ही। अगर इसमें हमारे मन में कोई दोहराई नहीं है तो क्यों ना हम लंदन जाके अपनी एजुकेशन भी ले लें। और तो खासकर जो पैसे वाला हिंदुस्तानी इस देश में होगा उसके दिमाग में तो जरूर होगा रियासत के राजा, जैसे मैं बताऊं, वो भी अक्सर लंदन जाते थे, बहुत रहते थे। बहुत कंट्रोवर्शियल हाइपोथेसिस आया है, तीर्थंकर रॉय का मैं नाम लेना चाहूंगा, उनके किताब से कि और ये हाइपोथेसिस तो हमारे मुल्क में भी रहा है तकरीबन 100 साल से, कि काफी हिंदुस्तानी चाहते थे कि अंग्रेज इस मुल्क पे राज करे, क्योंकि आखिरकार उन्हें पता था कि अंग्रेजों के बाद हुकूमत तो उनके हाथों में आने वाली है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज क्या खाते हैं, अंग्रेज क्या बोलते हैं, अंग्रेज क्या पहनते हैं, क्यों ना हम लंदन जाके इन चीजों को सीख के आए ताकि हमारे अगले जनरेशंस हिंदुस्तान को रूल कर पाए। तो ये कल्चर तो था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर फैमिली का, हालांकि फैमिली शब्द सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि डायनेस्टियों की तरफ मेरा बिल्कुल, लेकिन उनमें से बहुत तो अभी भी चल ही रही हैं। अगर 5 हिंदुस्तानियों का जिक्र मैं करूं तो मेरे मन में, और इसमें दोहराई हो सकती है, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन मेरे मन में सबसे पहले, और चाहे कोई कुछ भी कह ले, मेरा मन यही कहेगा कि गांधी का नाम तो आता है ही। गांधी के बाद में एक अलग एग्जाम्पल को उठाऊंगा जो शायद लोग नहीं उठाते हैं, और वो है विवेकानंद। क्योंकि विवेकानंद, गांधी पे हम तो बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विवेकानंद जब अमेरिका से लौटते हैं, लंदन में वो कुछ महीने रहे हैं और लंदन में वो लौटते भी 1895 में वो लंदन आते हैं, और 96 में भी वो आते हैं वहां पे दोबारा से। तो वहां पे उन्होंने उपनिषद का एक सेइंग बहुत पॉपुलराइज किया, अमेरिका में भी किया और लंदन में भी किया। और ये सेइंग बताने के पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा संस्कृत में है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदम अहेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसका अर्थ अगर बहुत आसानी से मैं बताना चाहूं कि ये है, आपको किताबों में कुछ नहीं मिलने वाला, आपको लोगों से जो सीख लेनी है वो आप ले लीजिए, लेकिन आपको आखिरकार यही पता चलेगा कि आप इमॉर्टल हैं, आप लुप्त नहीं होने वाले, आप अमर हैं, यहीं रहेंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस वही है और वही रहेगी। और ये बॉर्डरलेस है, ये लिमिटलेस है। इसको बॉर्डर्स नहीं अपने आप में सीमित कर सकते, किताबों के स्पाइन्स इसको सीमित नहीं कर सकते, कवर टू कवर आप ढूंढ नहीं सकते। आप वेद भी पढ़ ले, आप बाइबल भी पढ़ ले, आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको यहीं पे मिलेगी, इसी दुनिया में मिलेगी। तो इसमें काफी सारे लेयर्स हैं, और इसका नेशनलिस्ट मूवमेंट पे बहुत भारी एक इम्पैक्ट पड़ा है। इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पे पड़ा, इस चीज का इम्पैक्ट सेक्युलरिज्म पे भी पड़ा। आयरॉनिकली आप कहेंगे सेक्युलरिज्म कैसे, जबकि विवेकानंद तो एक रिलीजियस गुरु थे, एक स्पिरिचुअल गुरु थे। क्योंकि विवेकानंद खास करके अमेरिका और लंदन से लौटने के बाद वो ये नहीं मानते थे कि आपको जप करके या तंत्र करके या पूजा करके आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। उनका प्रायोरिटी था इंडिया का इंडिपेंडेंस
उनका प्रायोरिटी ये नहीं था कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व या हिंदू कल्चर दुनिया पे या हिंदुस्तान पे राज करे। उनका प्रायोरिटी था कि आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा और आपको मिल सकता है और अभी मिल सकता है, और एनलाइटनमेंट को उन्होंने फ्रीडम से जोड़ा। तो इसलिए मैं विवेकानंद का नाम जरूर लूंगा। मैं तीसरा नाम जो लूंगा, और मैं ये थोड़ा सा इनके खिलाफ हूं, इनके विचारों के खिलाफ हूं, इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि रिसेंट जो डिबेट्स, जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इसमें इनका नाम बार बार उभर के आ रहा है। इन सज्जन को मैं क्रेडिट इस बात का जरूर दूंगा कि इन्होंने इमेजिनेशन को काफी बदला। गांधी, जिन्ना, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर के भी जो इमेजिनेशन थे वो कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस की तरफ मूव कर रहे थे, एक पीसफुल सिविल डिसोबीडियंट या फिर एक सत्याग्रही आंदोलन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन इन सज्जन के विचार थोड़े अलग थे। ये पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन थे, पूरी तरह से मांसाहारी थे अपने सोच में भी। इनको अंग्रेजों का रक्त, खून खराबे से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये ही वाज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू, इन्हें कोई परहेज नहीं था, इन्हें कोई परहेज नहीं था, और इनका नाम है वीर सावरकर। तो मैंने काफी बड़ा एक प्रोलॉग दे दिया। इनके विचारों से मैं काफी असहमत हूँ, खास करके 1910 के बाद के विचारों से, क्योंकि काफी डामाडोल, काफी कंफ्यूजिंग मुझे लगता है इनके विचारों में। मुझे कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो क्लैरिटी 1900 से लेके 1910 तक उनमें थी, वो काफी इंफ्लुएंशियल था। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा इंडिया हाउस का, जो कि श्यामजी कृष्णा वर्मा ने जिसकी स्थापना की। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल में। जो वो लंदन में बसे 1880 के दशक में, और हाईगेट नामक जगह पे, जो कि कार्ल मार्क्स का भी एक रेसिडेंस रहा है एक वक्त पे, वहां पे वो स्थापना करते हैं इंडिया हाउस की। कार्ल मार्क्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका ये जो गैंग था, मदन लाल ढींगरा, निरंजन पाल, वीर सावरकर, कृष्णा वर्मा वगैरह, मैडम कामा भी उसमें शामिल होती हैं। तो ये जो गैंग था, इनमें सोशलिस्ट आइडियाज तो थे। ये मार्क्स से डायरेक्टली प्रभावित थे कि नहीं थे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनमें एक सोशलिस्ट सद्भावना थी, और ये इंडिया को किसी भी कीमत पे ब्रिटिश हुकूमत से रिहा करना चाहते थे। बहुत जल्दबाजी थी इनमें। तो इन्होंने बम विस्फोट प्लान करना शुरू किए, ये गन्स स्मगल करना इन्होंने शुरू किया। और सावरकर को क्रेडिट इसलिए बहुत ज्यादा मिलता है, और मिलना चाहिए भी, कि उन्होंने म्यूटिनी को एक नया वोकैबुलरी दिया, जिसको हम 1857 की म्यूटिनी कहते थे। वो पहला स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने कहा और लिखा, वो किताब मैंने पढ़ी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने उसकी कल्पना की इंडिया हाउस में, यानी कि लंदन में। तो इसमें क्यों हमें कोई शर्मिंदगी महसूस हो लंदन को क्रेडिट देने में, कि लंदन नामक शहर में वीर सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कल्पना करते हैं, और इंडिया हाउस में उसकी कल्पना होती है 1904-05 में। वो सोचते हैं, वो 1905-06 तक वो लंदन में सेटल्ड हो चुके हैं, और 1906 या 7 में शायद ये प्रकाशित होती है ये किताब। हालांकि ये किताब उस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं थी, छोटे मोटे प्रतिबंधित भी हो गई थी, और बाद में बहुत सारे लोगों ने पानी के जहाज के थ्रू किसी तरह भारत में पहुंचाई। और उनमें एक नाम भगत सिंह भी है, जिन्होंने चोरी छिपे इस किताब का प्रकाशन कराया और उसे बंटवाया। और जो क्रांतिकारी बाद में सोशलिस्ट धारा के थे, उनके मन में इस किताब को लेकर काफी आदर था, क्योंकि ये किसी धार्मिक नारे को प्रमोट नहीं करती थी, जिसका आरोप आनंद मठ पर, वंदे मातरम पर जरूर लगता रहा है। तो ये काफी सेकुलर मैसेज देती थी किताब। ये अंग्रेजी शब्दों में कहूंगा आयरनी जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये एक विडंबना है मेरे मन में कि ये कैसे हुआ, और उनकी जो जर्नी रही सावरकर की, ये जो जर्नी इंडिया में जब वो डिपोर्ट हो जाते हैं, अंडमान में भिजवा दिए जाते हैं, उसके बाद रत्नागिरी वगैरह वगैरह। तो ये जो उनके विचारधारा की जो जर्नी रही है काफी कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इतना तो तय है कि 1905, 6, 7 में वो इसे हिंदुस्तान को एक सेक्युलर नेशन की तरह देखते थे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि उनके मन में हिंदू मुसलमान तो तब नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए। चौथा आदमी जो लंदन में, और ये काफी व्यथा के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं कह रहा हूं आदमी, क्योंकि आदमियों की तादाद ज्यादा है। हालांकि मैं एक महिला पे भी आऊंगा इसके बाद। तो वो मुझे दिखते हैं सुभाष बोस। हालांकि सुभाष बोस
बहुत लोगों को ताज्जुब होगा मैं इनका नाम क्यों क्यों ले रहा हूँ, वी.के. कृष्ण मेनन का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मुझे भी ताज्जुब है। कृष्ण मेनन की तो वो कर्म भूमि थी और वहां पर उन्होंने बहुत कमाल किए हैं। सुभाष बोस के बारे में तो बहुत जिक्र नहीं मिलता लंदन को लेकर। वो इसलिए है कि हमें सुभाष बोस के जरिए एक लिनियज मिलता है और वो लिनियज जाता है औरोबिंदो घोष तक। औरोबिंदो घोष हैम्स्टेड के जाने माने एक कलाकारी हिंदुस्तान थे। कलाकारी मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने इंग्लिश कॉस्ट्यूम को या अपने ब्रिटिश कल्चर को बहुत सीरियसली और ड्रामेटिकली सीरियसली लेते थे, जिसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत जिन्ना में भी हमें देखने को मिलता है कि जिन्ना भी 3 पीस सूट में रहते थे, हैम्स्टेड में रहते थे, उनका एक आयरिश कुक था, उनका एक हिंदुस्तानी खानसामा था। तो एनीवे वो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज थे। लेकिन मैंने सुभाष बोस का नाम इसलिए लिया कि आईसीएस में चौथा कैंडिडेट होने के बावजूद उन्होंने उसे ठुकराया। बिल्कुल। तो उनका तो ऑलमोस्ट वहां पे फोर्थ आने का मकसद ही यही था कि वो ठुकरा पाए। वो इस किस्म के इंसान थे। लंदन का क्या इससे रिश्ता है? लंदन का रिश्ता यह है कि औरोबिंदो घोष जो कि बाद में एक संत महात्मा बन गया, और मैं ये आयरॉनिकली नहीं कह रहा हूँ, पौंडीचेरी चले गए। जी, मैं श्रद्धा से कह रहा हूँ। तो 1906-7 के बाद वो पौंडीचेरी चले गए। उनकी परवरिश लंदन में हुई और उनके जो सोच विचार थे वो पहले उन्हें मिले अंग्रेजी भाषा में, उसके बाद उन्हें मिले हिंदुस्तानी भाषाओं में। और भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी आध्यात्मिक सोच को डेवलप करने में। तो किसी भी तरह की समझ को डेवलप करने में भाषा का रोल तो होता है। तो वो आध्यात्म में आए अंग्रेजी कल्चर के द्वारा। और सुभाष बोस को ये बात पता थी, उनके मन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। उन्हें, सुभाष बोस को बहुत अच्छे तरह से मालूम था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजी कल्चर से अलग होना या अंग्रेजी भाषा से या अंग्रेजी किताबों से जुदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अंग्रेजी हुकूमत को चोट पहुंचा सकते हैं उनके अपने किताबों से, उनके अपने कल्चर से भी। तो सुभाष बोस का उन्हीं वैल्यूज से भी सुभाष बोस का टाइम लंदन में काफी ब्रीफ है। 1920 में वो कैम्ब्रिज से उन्हें मैट्रिकुलेशन वो पास करते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काफी लेक्चर्स अटेंड करना शुरू करते हैं उस दौर में। लेकिन जो लिनियज मैंने कहा औरोबिंदो घोष से उनकी आती है, और इसलिए सुभाष बोस एक नॉन लोकल यानी कि एक नॉन मौजूदा हिंदुस्तानी है लंदन में, जो दोबारा 1938-39 में 39 में लौट के आते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है तब वो लंदन दोबारा से लौट के आते हैं और वी.के. कृष्ण मेनन ने उन्हें काफी इग्नोर किया उस वक्त। तो वी.के. कृष्ण मेनन जो कि हिंदुस्तान के पहले हाई कमिश्नर थे लंदन में, उनको मैं काफी श्रद्धा से देखता हूं। लेकिन उनका बोस के साथ एक 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बोस एक तरफ कांग्रेस से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और वो लंदन गए हैं और वो काफी सारे इंग्लिश डिप्लोमेट से और मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वी.के. कृष्ण मेनन उनसे मिलने नहीं आ रहे। कहने का मतलब है कि वो उस दौरान जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला ही है, हिटलर एक बहुत ही पावरफुल एक फिगर है जिनको चर्चिल एडमायर करते हैं, जिनको स्टालिन एडमायर कर रहे हैं। और हम आजकल देखते हैं कि जब बोस की बात आती है, हम काफी बार कहते हैं ये तो मुसोलिनी को एडमायर करते थे, ये हिटलर को एडमायर करते थे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि नेविल चेम्बरलेन जो चर्चिल से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, चर्चिल हिमसेल्फ और स्टालिन वगैरह, कोई भी हिटलर को नापसंद नहीं करता था। सारे हिटलर के एडमायरर्स ही थे, हालांकि उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा अलग थी। और ये चर्चिल और स्टालिन भी कम जेनोसाइडल किस्म के इंसान नहीं रहे थे। तो सुभाष बोस का जो ये एडमिरेशन था हिटलर के लिए, इसको थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, इसको हमें दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। तो चौथे तो मैंने 3 हिंदुस्तानी, अब आप 5वें पर आएंगे। अच्छा ठीक है। तो 5वें हिंदुस्तानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहा है या रही है, वो है सोफिया दुलीप सिंह, जो सुपुत्री थी महाराजा दुलीप सिंह के, जो सुपुत्र थे महाराजा रंजीत सिंह, आखिरी सिख राजा, आखिरी सिख एम्परर, आखिरी महाराजा कह सकते हैं हिंदुस्तान के। अगर आप वाजिद अली शाह को अगर थोड़ा बहुत साइड में रखें, क्योंकि महाराजा जो उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी कोहिनूर के वजह से, क्योंकि इन्होंने कोहिनूर डायमंड क्वीन विक्टोरिया को दिया था। तो उनकी जो सुपुत्री है सोफिया दुलीप सिंह, वो रॉयल्टी में पैदा हुई, वो रॉयल्टी में बड़ी हुई लंदन में, लेकिन उनको रॉयल्टी से बहुत सख्त नफरत थी। और ये इंसान ऐसी थी कि इन्होंने अपने जेवरात भी गिरवी रखने में या मॉर्गेज रखने में ये एक बार भी नहीं कतराई। इन्होंने ये अरेस्ट हुई सफरेजिस्ट मूवमेंट के कारण,
ये बहुत बोल्ड एक फेमिनिस्ट थी जो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीती थी। इन्होंने चर्चिल के गाड़ी के आगे सुसाइड करने की भी कोशिश की प्रोटेस्ट मूवमेंट की वजह से। ओह, ये तो बिल्कुल नहीं पता था। इनकी सिंपैथी लश्कर मूवमेंट्स के लिए थी, क्योंकि ये चाहती थी कि जो लश्कर थे, जो जहाजी थे, उनके लिविंग कंडीशंस बेहतर हो, उनके वेलफेयर के लिए इनका झुकाव था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडियन थी लंदन में 1910 से लेकर 1930 के दशकों में वो उभर के आती हैं। और ये शी वाज वेरी फियर्ड बाय ऑल द किंग्स एंड ऑल द पार्लियामेंटेरियंस। तो इनको विंस्टन चर्चिल काफी डरते थे इनसे। उस जमाने के जो राजा थे इंग्लैंड के, वो भी काफी डरते थे। तो इनका जिक्र तो जरूर आना चाहिए। आपने मुझसे 5 नाम मांगे थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम अगर मैं नहीं दूं तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधूरा रह जाता है। और पहला नाम आता है जो शायद मैंने पहले भी आज भी आपको काफी बार उनका जिक्र आया है, जो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो सज्जन पहले रहते थे केंसिंगटन में, फिर रहने लगे हैम्पस्टेड में, और अंग्रेजी सभ्यता से उन्होंने बहुत कुछ लिया। पहले तो वो शेक्सपियर करना चाहते थे अपने करियर, शेक्सपियर में उनको अपना करियर दिखता था, वो ड्रामेटिस्ट और थिएटर एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उनके पिताजी के प्रेशर में आके वो बैरिस्टर बन गए। और वो पहले तो बहुत ही एक यूनाइटेड मुल्क देखते थे, हिंदुस्तान उनके लिए एक ही मुल्क था, और हिंदू और मुस्लिम में कुछ फर्क नहीं समझते थे। भगत सिंह के लिए वो लड़े, तिलक के लिए वो लड़े। ताज्जुब की बात है कि रहमत अली चौधरी का जो पहला प्रपोजल था पाकिस्तान का, जो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अल्लामा इकबाल से प्लेजराइज किया हुआ एक प्रपोजल था, वो तो जिन्ना ने 1930 में फाड़ के फेंक दिया था। बिल्कुल। तो ताज्जुब होता है कि वो किस दिशा में गया और क्यों गया, डायरेक्ट एक्शन और पार्टीशन क्यों हुआ। लेकिन जिन्ना का नाम तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि तब वो हिंदुस्तानी थे, और वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानने से इनकार करे ना करे, हम तो उनके रूह को थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी जरूर मानना चाहेंगे, कम से कम 1930 से पहले। 1930 से पहले तो बिल्कुल जी। तो वो एक छठा नाम आ जाता है। और 7वें नाम की तरफ अगर हम रुक करें तो इनको 7th तो किसी हाल में रखना नहीं चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेट आपने ऐसा बनाया है, तो इनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नहीं, मैंने 1 2 3 4 5 नहीं कहा, ये सब बराबर ही है मेरे लिए तो। जी बिल्कुल मेरे लिए भी। और B.R. अम्बेडकर का हालांकि लंदन प्रॉपर उस शहर की तरफ योगदान उतना नहीं रहा है, या फिर शायद लंदन से उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें हासिल नहीं की होंगी, लेकिन उनका एक प्रेजेंस लंदन में रहा है। और खास करके आज जब हम अंबेडकर हाउस को दोबारा रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो एक डिस्प्यूटेड किस्म का प्रॉपर्टी बन गया है, तो B.R. अम्बेडकर का नाम भी मैं लेना चाहूंगा जरूर। तो ये 5 या 7 भारतीय ऐसे थे जिन्होंने लंदन में जो कुछ किया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीयों का लंदन में। ठीक है सर, यहाँ एक ब्रेक लेता हूँ, और जब लौटेंगे तो आपसे कुछ मजेदार किस्से सुनेंगे। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99 533 233 03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। अच्छा, आपकी मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे कहानी किस्से हैं, बहुत मजेदार हैं। भारतीयों ने कम गुल नहीं खिलाया लंदन में। आपके पसंदीदा 2-4 किस्से हो जाएं। देखिए, पहला तो मैं इस कहानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ऐसे शख्स सच में इतिहास में रहे हैं कि नहीं। इनका नाम है रणजी इस्माइल, जो कि एक हिंदुस्तानी सेलिब्रिटी शेफ थे, जो, और मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ अमेरिका का, लेकिन लंदन भी बीच में आ जाएगा। तो वो अमेरिका के क्यूलिनरी सीन में पहुंचे, वो वहाँ के केटरिंग इंडस्ट्री में पहुंचे 1899 में, और हार्पर बाजार ने उनको अमेरिका का करी किंग बोला, इंडियन करी किंग।
और ये भी कहा कि औरतें इनके पीछे पागल हैं। तो वो 19th सेंचुरी के आखिर में एक करी रेस्टोरेंटियर बन गए थे, लेकिन वो दरअसल अमेरिका पहुंचे लंदन के रास्ते, और वो दोबारा लंदन भी लौटे। उनको नथेनियल न्यूनहम डेविस एक फूड क्रिटिक थे जिन्होंने सवॉय होटल लंदन, सेंट्रल लंदन में है, वहां से उनको उठाया। और 1896 में स्माइल को वो लेकर गए सीसिल में। जी हाँ, तो सीसिल रेस्टोरेंट में, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। और वहां से रिचर्ड शेरी, एक अमरीकी रेस्टोरेंटियर ने वो उनको न्यूयॉर्क लेकर गए। तो स्माइल को पहले तो उन्होंने हेड शेफ का दर्जा दिया, और धीरे धीरे स्माइल ने उस रेस्टोरेंट में काफी शेयर भी हासिल कर लिया। तो वो ये डिशेस बेचने लगे जिनका नाम था कालू शेरी, मुर्गी रैन, मस्की सिंध, करी ऑफ चिकन मद्रास, इंडियन भागी टोपूर, बॉम्बे डक, लेटस सीलन वगैरह वगैरह। और इनके कोई आप हिंदुस्तानी कॉरिलेट्स नहीं पाएंगे, ये कोई ऑथेंटिक डिशेस नहीं थी, लेकिन वो इन चीजों को इंडियन डिशेस के नाम पे बेचने लगे अमेरिका में। अच्छा। स्माइल एक्चुअली थे कराची से, और उन्होंने वो कलकत्ता और बम्बई के होटलों में काम कर चुके थे। लेकिन जब वो अमेरिका में गए, उन्होंने अपने नाम से पहले एक प्रिंस जोड़ दिया था। और अपने आप ही? जी हाँ, अपने आप ही। और वो बीच में लंदन लौटे, तो तब उनके साथ 26 अटेंडेंट वो लेकर आए। हालांकि ये फेक वीजा पे वो लेकर आए थे अमेरिका से। जी हाँ। और वो क्लेम करने लगे कि वो बलूचिस्तान के अमीर के चौथे बेटे हैं, है ना? चौथे पुत्र थे। और ये जो लाव लश्कर है, ये उनके पीछे इसलिए क्योंकि वो शाही आदमी है। जी हाँ। और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और वो किंग एडवर्ड VII के दोस्त हैं। तो ये सब कहने के बाद उन्होंने काफी प्रेस अटेंशन अपने तरफ खींचा, और धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि स्माइल ने ये सारे हिंदुस्तानी या साउथ एशियंस या कुछ अमरीकियों को भी फेक वीजा पे वो लंदन लेकर आए थे, और उनको तकरीबन $26,000 का फाइन कर दिया गया। ठीक है। और इससे भी वो कतराए नहीं। वो काफी बार उन्होंने शादियां की, उनके अमरीकी वाइफ रहे, और जब ये फाइन वो भर रहे थे, तब वो चौथी या पांचवी अमरीकी वाइफ से वो शादी भी कर रहे थे साथ ही साथ। तो ये तो एक किस्सा, और ये किस्सा बताने के पीछे मेरी एक दार्शनिक वजह है। जो करी का जो इतिहास है वो बहुत एक्सेंट्रिक है, या फिर हिंदुस्तानियों का लंदन में जो इतिहास है, जो हेरिटेज है, वो बहुत एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का अर्थ ये बहुत आउट ऑफ द वे है। ठीक है। इसमें आपको कोई तुक नहीं मिलता, कोई लिनियरिटी नहीं मिलती, काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे शेख दिन मोहम्मद का जिक्र मैं कर रहा था, उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक बार उन्होंने एक नवाब को हुक्का पीते हुए देखा था। 1780 के दशक में होगा शायद, वो 14 या 15 बरस के थे, और वो हुक्का उसके बाद उनके दिमाग में रहा था, और वो उसके बाद 1810 में जब हिंदुस्तानी कॉफी हाउस की इजाद करते हैं, वो हुक्का वो लेकर आते हैं हिंदुस्तान से। नवाब का हुक्का नहीं, दूसरा एक हुक्का वो मंगवाते हैं, और वो बांटने लगे हुक्का और करी इंग्लिश। मतलब लंदन में हिंदुस्तानी कॉफी हाउस जब उन्होंने खोला, तो वहां पर हुक्के की शुरुआत भी की, क्योंकि उनके जहन में वो हुक्का बना हुआ था। उनको लगा था कि चूंकि वो काफी लोभ में पड़ गए थे हुक्का देख के, बाकी अंग्रेज भी पड़ेंगे। और ताजुब की बात है, लत लगवा दी लंदन में। वहां पे 2-4 पाम ट्री उन्होंने लगा दिया। एक दो वहां पे वॉल हैंगिंग ला दिए ओरिएंटल सा, और वो कहने लगे कि एक ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट है। और एक्चुअली अंग्रेज ये मानने लगे। और दीवानों का जो सिलसिला है, जहाँ पे दीवान में बैठ के हुक्का पीते हैं, वो शेख दिन मोहम्मद ने ही शुरू किया। तो ये लोग अपने आप में इतने एक्सेंट्रिक थे, लेकिन इनकी इमेजिनेशन भी उतनी एक्सेंट्रिक। एक थीम वाला रेस्टोरेंट शुरू कर दिया उस वक्त। ये सिर्फ थीम ही नहीं, उन्होंने पहला टेक अवे रेस्टोरेंट शुरू किया लंदन में, जो कि होम डिलीवरी रेस्टोरेंट भी था। तो उस जमाने में होम डिलीवरी की कल्पना ये करते थे। उसके बाद ये शैम्पू एक्सपर्ट बन गए, और गजब का स्विच है। और वो आयरलैंड पहुंच गए, क्योंकि हिंदुस्तानी कॉफी हाउस बहुत दिन चला नहीं, 2 साल चला। हालांकि ये मशहूर बहुत हुआ। और उसके बाद वो आयरलैंड पहुंच गए, वहां पे जाके वो सेटल होने की कोशिश की है। बाथ नामक शहर में वो लौट के आया है। हालांकि ये लंदन से थोड़ा दूर हो जा रहा है, लेकिन वहां पे वो अपने आप को शैम्पू एक्सपर्ट बताने लगे, और आयुर्वेदा और हर्बल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगे लोगों को। तो ये लोग थे वैसे थोड़े एक्सेंट्रिक किस्म के, और इनका प्रेजेंस
अभी भी लंदन में है बहुत ज्यादा। रंजी इस्माइल को लोग ज्यादा याद नहीं रखते, लेकिन शेख दिन मोहम्मद एक बहुत अहम सवाल है। अगर आप यूके का जो सिटीजनशिप टेस्ट अगर आप पास करना चाहे तो शेख दिन मोहम्मद पे सवाल आता है। अच्छा। जी हाँ। अरे अरे। और उनके उनके नाम से प्लाक भी है पोर्टमन स्क्वायर में, जो कि बेकर स्ट्रीट से बिल्कुल नजदीक है। इनफैक्ट बेकर स्ट्रीट पोर्टमन स्क्वायर में ही आता है, जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तानी कॉफी हाउस की इजाद की थी। एक्सेंट्रिक कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है और उनके मैन्युस्क्रिप्ट गीतांजलि के बारे में है। चूंकि हम शेख दिन मोहम्मद की बात कर रहे थे और बेकर स्ट्रीट का जिक्र आ गया, तो ये कहानी मेरे दिमाग में आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर 1880 के आसपास वो लंदन पहली बार गए थे, और उस शहर से उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा था कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी या टॉमस कार्लाइल की फिलॉसफी या डार्विन के बड़े बड़े उसूल उनको दिखने को मिलेंगे लंदन में। लेकिन उन्होंने पाया कि फैशन और मैनेकिन्स का ज्यादा वहाँ प्रभाव है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और लंदन का जो या ब्रिटिश कल्चर में जो नेशनलिज्म था वो भी उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। उनको किसी भी देश का नेशनलिज्म ज्यादा लुभाता नहीं था। हाँ, उनका तो एक पूरी भाषण श्रृंखला है नेशनलिज्म पर, और एक अब तो वो किताब बन गई है राष्ट्रवाद के नाम से, हिंदी में है, तो मैं समझ गया। पढ़ी जानी चाहिए, वो तो लोगों को पढ़नी चाहिए। तो खैर, ये ऐसे ही बातों में जिक्र आ जाता है ऐसी किताबों का जो हमारे छात्रों को पढ़नी चाहिए। उनके नेशनलिज्म का प्रबंध तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन नहीं, इनफैक्ट पढ़ाकू नितिन इसी बारे में मुझे इसकी बात यही अच्छी लगती है कि आप जैसे लोग आते हैं, अपनी कोई कहानी बताते हैं, उसके बीच में बहुत सारी किताबों के नाम ले लेते हैं और हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। जी, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जो उनका 19th सेंचुरी का दौर था लंदन का, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन वो 1912 में लंदन में लौट के आते हैं, क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे कि वो गीतांजलि का अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंग्लिश पेंटर और आर्ट क्रिटिक विलियम रॉथनस्टाइन को दिखाए। उनका मकसद ये था, टैगोर का मकसद ये था कि वो रॉथनस्टाइन को रिक्वेस्ट करे कि जो आयरिश पोएट है, नामची पोएट उस जमाने के विलियम बटलर येट्स, उनको वो रिक्वेस्ट करे कि इस किताब का एक इंट्रोडक्शन लिखा जाए। तो टैगोर अपने बेटे, अपने बहू, अपने एक मित्र सोमेंद्रनाथ बर्मन, जो कि त्रिपुरा रॉयल फैमिली के एक मेंबर है, उनके साथ वो ट्रैवल कर रहे थे जून के महीने में। तो वो डोवर से लंदन आ रहे थे, और बीच में लंदन में अंडरग्राउंड नेटवर्क में उन्होंने गलती से अपना मैन्युस्क्रिप्ट किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोड़ दिया। वाह वाह। तो ये मेन लाइन का ट्रेन नहीं है, ये अंडरग्राउंड का ट्रेन है जो लंदन शहर में चलती है, जिनको आप ट्यूब कहते हैं बेसिकली। जी हाँ, बिल्कुल। तो रॉथनस्टाइन को अगले दिन या उससे अगले दिन उनको हैम्स्टेड में मिलने जाना था। हालांकि इत्तेफाकन यही वो रेजिडेंस बनता है बाद में जहाँ टैगोर महीना 2 महीना गुजारते हैं। आज वहां पे आप प्लाक भी पाएंगे। अच्छा, उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। जी हाँ। तो हैम्स्टेड में रॉथनस्टाइन से उनको मिलने जाना था, और टैगोर वो जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्हें दिखाना चाहते थे वो तो वो खो बैठे थे। तो अफरा तफरी मच गई वहां पे। टैगोर और उनके फैमिली मेंबर्स ढूंढने लगे कि कहाँ ये मैन्युस्क्रिप्ट है, कहाँ ये भूल आए हैं। और किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप लंदन अंडरग्राउंड में तलाश कीजिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को आप खबर करें। तो ऐसा उन्होंने किया, और एक ही दिन के भीतर जो बेकर स्ट्रीट स्टेशन है, और मैंने अपने किताब में इसको थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए ये एक एंगल जोड़ा है कि चूंकि बेकर स्ट्रीट शर्लॉक होम्स का भी एक रेजिडेंस रहा था। हालांकि शर्लॉक होम्स तो फिक्शन में है और ये असली एक घटना घटी। तो बेकर स्ट्रीट नामक स्टेशन में स्टेशन से उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा लौटाया गया उनको, और अगले दिन वो रॉथनस्टाइन से मिले, और रॉथनस्टाइन बहुत ही खुश हुए उनका मैन्युस्क्रिप्ट देख के। बड़ा नुकसान हो जाता भारत का अगर सिस्टम अच्छा नहीं होता ट्यूब का। हालांकि हमारे पास हमसे उनका नोबेल पुरस्कार तो छिन चुका है, क्योंकि वो चोरी हो गया था अर्ली 21st सेंचुरी में। लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक अच्छा मल्टीकल्चरल कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरफ है रॉथनस्टाइन, एक तरफ आयरिश पोएट येट्स हैं, एक तरफ हिंदुस्तानी साहित्य गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है, और बेकर स्ट्रीट स्टेशन से उनकी किताब उभर के आती है। तो ये बहुत ही एक मशहूर
कहानी बन गई है अभी। आपने नाम लिया रविंद्रनाथ टैगोर का, लेकिन उनके पहले द्वारकानाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, ये भी लंदन में रहे हैं। 1830-40 के आसपास गए थे। और वाडिया ब्रदर्स का भी जिक्र आपकी किताब में आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और क्वीन विक्टोरिया को लेकर इनके विचार क्या थे, या उस वक्त के लंदन के बारे में विचार क्या थे, भारत की परिस्थिति के बारे में इनके विचार क्या थे? तो राजा राममोहन रॉय, जिनको आजकल एक किस्म का विलन बनाया जाता है क्योंकि वो अंग्रेजी एजुकेशन पॉलिसी के फेवर में थे, और लॉर्ड मैकॉले से भी पहले उन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन के लिए अपना प्रतिनिधित्व किया था। He was a representative of English education over Sanskrit and Arabic education. इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई कहीं ना कहीं छुपी है, लेकिन उनको विलिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से विचार है, अलग विचार था उनका, लेकिन उन्होंने जो किया, असहमति तो तब भी थी, उसको लेकर आज कोई असहमत तो नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ठीक किया, सती प्रथा रोकना ठीक था। तो चूंकि वो सती के इतने खिलाफ थे, और चूंकि विलियम बेंटिंग के सपोर्ट से उन्होंने सती को एबॉलिश किया, उनका एक किस्म का सेलिब्रिटी बन गया था वेस्टर्न प्रेस में, खास करके इंग्लिश मिशनरीज में और अमेरिकन मिशनरीज में। और इसकी शुरुआत करते हैं विलियम कैरी, जो कि बैठे हुए थे सिरामपुर में। वो एक इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी थे। उन्होंने राजा राममोहन रॉय का नाम फैलाया वेस्ट में 1810 के बाद। राजा राममोहन रॉय वही व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुइज्म भी कॉइन किया, ऐसा कहा जाता है। तो उनकी सिंपथीज हिंदू रिलीजन या हिंदुइज्म से नहीं थी, खास करके जिस चीज को आज हम हिंदुइज्म के नाम पे पहचानते हैं, जो कि एक सनातन धर्म है, जो कि जिसमें पूजा पाठ भी आ जाता है, तंत्र साधना भी आ जाती है, उपनिषद भी आ जाते हैं। उनका झुकाव उपनिषदों पे ज्यादा था। उन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की ही थी, उसके सिद्धांत सबको मालूम। तो वो अपने आप को वेदांतिन कहते थे, और इससे अंग्रेज काफी खुश थे, क्योंकि अंग्रेजों में, खास करके यूनिटेरियंस में, जो कि फादर, सन एंड द होली गोस्ट के ट्रिनिटी को नहीं मानते, जो कि एक मोनिस्टिक गॉड को मानते हैं, जो कि एक चेतना भरे एक ईश्वर को मानते हैं, उनके साथ उनके विचार काफी मिलते जुलते थे राजा राममोहन रॉय के। तो इस वजह से उनके विचारों को काफी सेलिब्रिटी मिली अमेरिका और यूके में। जब वो लंदन गए, तब जेरेमी बेंथम जैसे लोग उनके लिए कार्ड छोड़ के जाते थे। जेरेमी बेंथम वो इंसान है जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की इजाद की, और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने वो विरासत वहां से आगे बढ़ाई। जी हाँ, तो लॉर्ड मैकॉले उनके लिए इंतजार कर रहे थे लंदन में, जेरेमी बेंथम उनके लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि राजा राममोहन रॉय इतने व्यस्त थे, अगर आज के लिंगों में कहूंगा तो वो एक किस्म का उन्हें पार्टी एनिमल बना दिया गया था, क्योंकि वो इतने सेलिब्रिटी बन गए थे सफरेजिस्ट सर्कल्स में, एज इन विमेन राइट्स सर्कल्स में, मिशनरी सर्कल्स में, और उनके विचार वहां के सारे पत्रिकाओं में छपने लगी। और एक काफी इंटेलिजेंट काम उन्होंने यही किया कि वो फ्री मार्केट पॉलिसी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने लगे। उनको राजा राममोहन रॉय को इस चीज से कोई शिकायत नहीं थी कि अंग्रेजों को ज्यादा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा मोनोपोली मिले, ज्यादा बिजनेस शेयर मिले, क्योंकि वो एक तरफ रिलीजन के बारे में काफी ज्यादा लिबरल तो थे ही, वो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बहुत ज्यादा लिबरल दिखने लगे अंग्रेजों को। तो इसलिए उनको एक शेर का दर्जा दिया, भारत के शेर का दर्जा दिया। और साथ ही साथ 10 साल बाद वो 1830 में लंदन आते हैं, ब्रिस्टल में उनकी मौत हो जाती है अगले साल, और 10 साल में द्वारकानाथ टैगोर लंदन के लिए रवाना होते हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर, आप जानेंगे कि इतने दिनों में उन्होंने रानीगंज में कॉलियरीज खरीद ली थी, उन्होंने कार्ड टैगोर एंड कंपनी की स्थापना कर ली थी। अब उन्हें जो चाहिए था सोशल कैपिटल, जिसके लिए वो इनफैक्ट हमारी बात हुई थी जब पिछले पॉडकास्ट में, आपने बताया था कि एक जो यहाँ पर रेल चलती थी भारत में, तो उनका बड़ा सपना था कि एक ऐसी रेल सेवा हो जिसका स्वामित्व हिंदुस्तानियों के पास हो, और बेसिकली वो चाहते थे खुद उसके लिए काम करें। तो आपने नींव बिल्कुल सही पकड़ी है, ये उसी सिलसिले में था। हालांकि उनका स्टेटेड कोई मकसद नहीं था, कोई पर्पस नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे कंपनी खोलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन जी हाँ, उनका मकसद ये जरूर था कि EIC के डायरेक्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, और वहाँ के जाने माने पार्लियामेंटेरियंस और डिप्लोमेट्स के साथ उनकी मुलाकात हो, और हुई भी। रोलैंड मैकडोनल्ड स्टीवेंसन, जो उनके एक किस्म के पार्टनर थे बंगाल में, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना जिन्होंने की, तो उनके साथ
उनके विचार काफी मिलते जुलते थे द्वारकानाथ टैगोर के। और टैगोर अपना रेलवे कंपनी खोलना चाहते चाहते थे, जिस वजह से उन्हें सोशल कैपिटल और परमिशंस की जरूरत थी। तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि इन्हें एक कोट ऑफ आर्म्स दिया जाएगा। जब वो लंदन गए, टैगोर को किसी ने खाना फूसी में कहा कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए हमारे लिए, आपको एक पार्लियामेंटेरियन का दर्जा मिल सकता है, या फिर आपको एक किसी स्पेशल कमेटी का हिस्सा बना देंगे, या फिर आपको एक कोट ऑफ आर्म्स बनाना चाहिए क्योंकि आपको सर की उपाधि मिल सकती है बहुत जल्दी। तो इन चीजों से द्वारकानाथ टैगोर काफी प्रभावित हो गए और वो अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगे जितना कि वो थे ऑलरेडी। लेकिन अंग्रेज जितना उन्हें इम्पोर्टेंट समझते थे उससे कई ज्यादा वो अपने आप को इम्पोर्टेंस की निगाह से देखने लगे। और वो लौटे 1845-46 में लंदन, लेकिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि 4 हिंदुस्तानी स्टूडेंट को वो लेकर गए लंदन में मेडिकल शिक्षा के लिए, और वो अपने पैसों से उनको स्कॉलरशिप पे पढ़ाना चाहते थे। और वो स्कॉलरशिप फंड आगे जाके एस्टैब्लिश किया गया इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ अच्छी चीजें इससे निकल के आई, लेकिन उनकी मृत्यु हुई सेंट्रल लंदन के एक होटल में, जहाँ पे वो बिल्कुल ही अकेले थे। तो साथ ही साथ हिंदुस्तान में ब्रह्मो समाज को लेके भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज छिड़ गई थी। तो इस वजह से द्वारकानाथ टैगोर को मोरलेस ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया था हिंदू समाज से, क्योंकि वो एक शुरुआती दौर में तो वो हालांकि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय की लेगेसी को हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा स्थान नहीं दिया जा रहा था उस वक्त। तो इसलिए द्वारकानाथ टैगोर को भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया, और उनके बिजनेस लेगेसी को भी उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला इस वजह से। तो आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत सारे बायोग्राफीज हैं, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर के उतने सारे नहीं हैं, बहुत ही गिने चुने आपको मिलेंगे। है तो द्वारकानाथ टैगोर के बाद आते हैं, इनफैक्ट उनसे थोड़े पहले ही आते हैं वादिया ब्रदर्स, और उनमें मशहूर है आदर्शीर कसरजी वादिया, जो कि लंदन के बारे में बहुत एक अकाउंट एक पूरे महीने का जर्नल वो बनाते हैं। और वो काफी बिजनेस माइंडेड थे, एंड आई मीन दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। उनका नजरिया लंदन को देखने का बहुत ही प्रैक्टिकल था। उनके मन में कोई नॉस्टैल्जिया नहीं था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहां करने गए थे, वो डॉकयार्ड्स के बारे में वो वहाँ रिसर्च करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से वो मिलने जुलने लगे। हालांकि उनको क्वीन को मिलने का भी मौका मिला। ये सारे लोग, राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और उनके बाद केशव चंद्र सेन, इनके लिए इनके मन में क्वीन की बहुत ज्यादा अहमियत थी। लेकिन वादिया ब्रदर्स में क्वीन को लेके उतना ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं था। दे वर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। अच्छा। उनको बस और वहाँ के ट्रामवेज और ओमनी बसेस और वहाँ के दुकानों को लेके ज्यादा शौक था। तो जो शहर के जो भी सेक्युलर डिटेल्स हैं, बिजनेस के डिटेल्स, वो लेकर आए। और उनका खास मकसद ये था कि यहाँ के स्टूडेंट वो चीज पढ़े और लंदन में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे। तो कॉन्फिडेंस से मुझे एक और किस्सा याद आता है, जो कि है मिर्जा अबू तालिब खान का, जो मैं आपको थोड़ा 60 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। तो 1800 में वो आते हैं इंग्लैंड, और लंदन में उनके अराइवल के बाद वो कुछ कारनामे करते हैं अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए, अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए। मिर्जा अबू तालिब खान का ये मानना था कि वो लंदन के लिए इंडिस्पेंसिबल है। उनका ये मानना था कि चूंकि वो हिंदुस्तानी है, चोंगा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, वो एक बहुत ही विशेष किस्म के डिप्लोमेट हैं। हालांकि वो सिर्फ एक ट्रैवलर थे, एक स्कॉलर थे, और एक डेनिश शिप जिसका नाम था क्रिस्टियाना, उसमें सवार होके वो लंदन पहुंच गए थे। तो मिर्जा अबू तालिब खान भी सेंट्रल लंदन में उन्होंने अपना वहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस बनाया। और उनको ऐसा लगने लगा कि जो भी अंग्रेजी महिला उनसे बात करती थी वो उनकी आशिक बन गई थी। जो भी अंग्रेजी इंसान उनसे बात करता था वो इंडिया का आशिक था। और उन्होंने अपने आप को एक इनफॉर्मल एम्बेसडर का दर्जा दे दिया था लंदन में। वो सोचते थे कि वो अगर गजलें लिखेंगे और अंग्रेजी महिलाओं को वो पेश करेंगे तो वो उनके प्यार में पागल हो जाएंगी। तो इनका भी किस्सा थोड़ा बहुत रंजी इस्माइल से मिलता जुलता है। और इसमें एक स्टिंग इन द टेल है, वो मैं बता रहा हूँ। एडिस्कोम और हेलीबरी नाम के 2 कॉलेजेस खुले थे लंदन में अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 1803 या 4 के से लेके 1810 के बीच में।
और इन दो कॉलेजेस में काफी सारे हिंदुस्तानी स्कॉलर्स को, लिंग्विस्ट्स को, जो कि पर्शियन, अरबिक, उर्दू, संस्कृत में माहिर थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। मिर्जा अबू तालिब खान का ये मानना था कि उनके बिना तो ये दो कॉलेजेस चलेंगे ही नहीं। और ये सारे बहुत सारे तर्क वो उन्होंने अंग्रेजी सोसाइटी में फैलाए। इनफैक्ट वो जब ऑक्सफोर्ड गए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो विलियम जोन्स के जो किताबें हैं जो उन्होंने ट्रांसलेट की हैं वगैरह वगैरह, उनसे काफी ज्यादा अच्छा वो जानते हैं। वहाँ पे ऑक्सफोर्ड का मदरसा उन्हें कुछ खास जचा नहीं। वहाँ के फिजिक्स या बाकी जो लेबोरेटरीज थे वो भी, उनसे भी वो मिर्जा अबू तालिब खान ज्यादा इंटरेस्ट हुए नहीं। मतलब वो कॉन्फिडेंट ही नहीं, वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट किस्म के इंसान थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब वो हिंदुस्तान लौट जाते हैं और जब हेलीबरी और एडिसकोम का विकास होता है और उन्हें सच के क्वालिफाइड और टैलेंटेड स्कॉलर्स चाहिए होते हैं, तो उन्हें नाम किसका याद आता है? अबू तालिब का। अबू तालिब ने जाने से पहले कहा था कि मुझे तो ये लोग 600-800 पाउंड की तनख्वाह में, सालाना तनख्वाह में रखेंगे, जबकि तब सालाना तनख्वाह 400 या 500 पाउंड हुआ करता था किसी भी अंग्रेज असिस्टेंट प्रोफेसर सर के लिए। हिंदुस्तानी तो छोड़ दीजिए। इनफैक्ट ताज्जुब की बात यह है कि वो सच में अबू तालिब की तलाश कर रहे थे और 1804 या 5 में पाया गया कि वो तो मर चुका है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो आर्दरसिर करसटजी वादिया में हमें दिखता है, जो द्वारकानाथ टैगोर में हमें दिखता है, जो राजा राममोहन रॉय में हमें दिखता है, उससे पहले मिर्जा अबू तालिब में दिखता है या शेख दिन मोहम्मद में दिखता है, ये कहाँ से आता था? ये वहां से आता है जो एक इग्नोरेंस इज ब्लिस आप कह सकते हैं, या फिर एक अपने आप को दूसरे के बराबर देखने का एक एटीट्यूड कह सकते हैं। इग्नोरेंस इस चीज का, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि अंग्रेज हुकूमत क्या क्या रंग दिखलाएगी और म्यूटिनी होगा और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का शासन चलेगा और अंग्रेज पंजाब, लखनऊ, साउथ और वेस्ट पे कब्जा कर लेंगे। इन चीजों का ज्ञान उन्हें उस वक्त नहीं था, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात का ज्ञान था कि अगर वो अंग्रेजी कल्चर पे उन्हें एक किस्म का ग्रास्प आ जाए, अगर वहाँ की इमारतों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में वो जानने लगे, तो उनमें भी वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो कि यूरोपियन अंग्रेजों में देखते थे। जी। इससे आगे बात बढ़ाता हूं सर। क्या भारत की आजादी बिना लंदन के मुमकिन थी? और इसके साथ ही एक और सवाल है, क्योंकि आजादी के साथ ही विभाजन हुआ था, क्या लंदन में विभाजन के बीज पड़े थे? क्योंकि जिस शहर ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, मैं ये पाता हूं कि उसी शहर में हिंदुस्तान की आजादी की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और शायद विभाजन की चर्चाएं भी वहीं से शुरू हुई थी। जी, यहाँ पे तो जरूर हमें इंडिया हाउस की तरफ दोबारा से रुख करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिखा जा रहा है इंडिया हाउस में, जहाँ पे लॉर्ड कर्जन वायली के असैसिनेशन की कंस्पिरेसी चल रही है, मदन लाल ढींगरा जो कि उसमें असैसिन पाए जाते हैं, और मदन लाल ढींगरा को जोड़ा जाता है वीर सावरकर से, जिनको जोड़ा जाता है कृष्ण वर्मा से, और कृष्ण वर्मा वहाँ से फ्रांस चले जाते हैं, और मैडम कामा भी यूरोप में इंडिया हाउस का मोर्चा संभालती है, और सावरकर को अरेस्ट किया जाता है और उनको अंडमान भेजा जाता है। तो जब हम इन किस्सों कहानियों को देखते हैं तो हमें जाहिर लगता है कि इंडिपेंडेंस का के जो सीड्स हैं वो वहीं पे बोए गए थे। उसके बाद 1913-14 के आसपास एक यूनिवर्सिटी उभर के आती है जिसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बाद में जाके एक फोर्ट्रेस बनता है, एक गढ़ बनता है। मैंने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया, वीके कृष्ण मेनन का जिक्र किया, इन जैसे लोगों का एक गढ़ बनता है। और हालांकि वो जो 7 हिंदुस्तानियों का नाम मैंने लिया, उसमें कृष्ण मेनन को शायद मैंने इंक्लूड ना किया हो, लेकिन कृष्ण मेनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं एनी बेसेंट के मूवमेंट को आगे ले जाने में। एनी बेसेंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हेलेना ब्लेवेट्स्की से अपना विरासत लिया, जो कि थियोसॉफी का विरासत था, और उसे एक पॉलिटिकल रूप देने में वो सक्षम हुई। उन्होंने थियोसॉफिकल मूवमेंट को आयरिश होम रूल मूवमेंट से जोड़ के इंडियन होम रूल मूवमेंट बनाने की कोशिश की, और इंडियन होम रूल लीग के जो चेन्स थे, उसके जो उसका जो भार था, उन्होंने वीके कृष्ण मेनन को सौंपा। कृष्ण मेनन ने इंडिया होम रूल लीग को इंडिया लीग में
कन्वर्ट किया। और इंडिया लीग, इनफैक्ट चूंकि हमने करी और खाने के बारे में इतनी चर्चा की है, इंडिया लीग नॉट कोइंसिडेंटली आज इंडिया क्लब रेस्टोरेंट है स्ट्रैंड रोड पे लंदन में। तो खाने का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट करी या खाना या हिंदुस्तानी फूड एक बहुत बड़ा मेटाफर है इस हाइब्रिडाइजेशन का जो इंडियन और ब्रिटिश कल्चर में होता है 1800 और 19वीं शताब्दी में, और बाकी आगे जाके 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो हाइब्रिडिटी एक रेवोल्यूशनरी रूप आजमाती है। रेवोल्यूशनरी रूप कैसा? एक बहुत ही माइथोलॉजिकल एपिसोड है गांधी और सावरकर के मिलने का इंडिया हाउस में, जो कि दशहरे के आसपास होता है। इसे मैं माइथोलॉजिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पूरी तरह से झूठ भी नहीं है और पूरी तरह से सच्चाई भी नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने इंटरपोलेट कर दिया और इसको याद रखने में मजा भी आता है, क्योंकि यहाँ पे इस घटना में सावरकर ने गांधी का अपमान कर दिया था। और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मिर्जा अबू तालिब में था, राजा राममोहन रॉय में था, टैगोर में था, वो कॉन्फिडेंस सावरकर में भी था और गांधी जी में भी था। लंदन गांधी जी को वो कॉन्फिडेंस देता है कि वो जब पीटर मैरिट्सबर्ग के ट्रेन से धकेले गए थे, उसके बाद वो सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। लंदन सावरकर को वो कॉन्फिडेंस देता है कि वो म्यूटिनी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते थे। 1906 में इन दो कॉन्फिडेंट नेशनलिस्ट लीडर्स की मुलाकात होती है इंडिया हाउस में, और कहा जाता है माइथोलॉजिकली कि सावरकर उस वक्त प्रॉन करी बनाने में व्यस्त थे और गांधी जी कहते हैं कि ये तो नॉन वेजिटेरियन खाना है, मैं इससे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। सावरकर कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों को कच्चा चबाना चाहते हैं, आप तो प्रॉन से भाग रहे हैं। तो ये इनफैक्ट इसमें कई सारे लेयर्स है, लेकिन जो लेयर मैं उठाना चाहूंगा वो ये है कि ये जो एक वायलेंट जो रुख इंडियन नेशनल मूवमेंट में ने अपनाया, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत लंदन से हुई थी। हालांकि सत्याग्रह आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो इफेक्टिवनेस है उसको दो चार स्कॉलर या दो चार पोलेमिसिस्ट उसे वाइप आउट नहीं कर सकते। उसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा, लेकिन उतना ही रेलेवेंस सुभाष बोस के आजाद हिंद फौज का रहेगा और सावरकर के जो शुरुआती दौर में 1910 से पहले के उनके प्रयास का भी रहेगा, गदर पार्टी का भी रहेगा, तो गदर पार्टी इंडिया हाउस के बाकी क्रांतिकारियों का भी। गदर पार्टी ने हमें उधम सिंह दिया, जिन्होंने माइकल और ड्वायर को असैसिनेट किया 1940 में। उन्होंने भी एक मदनलाल ढींगरा जैसा एक्ट किया, वो भी शहीद हुए। तो गदर पार्टी हालांकि अमेरिका में थी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस लंदन में बहुत ज्यादा रहा और काफी सारे 1930 और 40 के दशक में आप देखेंगे कि काफी सारे केटरिंग एसोसिएशंस खुलने लगे, जो कि आज वो बांग्लादेशी सिटीजन हैं, लेकिन उस जमाने के वो सिलेटी या ईस्ट बंगाली चरित्र थे। और ये फूड और केटरिंग एसोसिएशंस के पीछे, ये तो उनके फ्रंट थे, उनके पीछे केटरिंग एसोसिएशन के नाम पे वो काफी सारे चंदा इकट्ठा कर रहे थे और काफी सारा चंदा ये कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट के लिए जा रहा था और कम्युनिस्टों को भी मिला। हाँ बिल्कुल, कम्युनिस्टों को भी मिला और कांग्रेस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी कि वीके कृष्णा मेनन, उनके मूवमेंट्स के फंड में भी जा रहा था। वीके कृष्णा मेनन इनफैक्ट एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे क्योंकि वो सेंट पैंक्रेस में काउंसलर थे, वो लोकल म्यूनिसिपल काउंसलर थे और लेबर पार्टी में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। शाहपुर जी सकलतवाला जो कि शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट थे, वो बाद में लेबर पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया। शाहपुर जी सकलतवाला तीसरे इंडियन मेंबर है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। 1920 के दशक में वो हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका दाखिला होता है, लेकिन वो भी उनको आप नेशनलिस्ट यूजुअली नहीं कहेंगे क्योंकि गांधी से उनका काफी एक पटरी नहीं खाई, एक जी हाँ एक अनबन चलती रहती थी। लेकिन उनके आइडियाज ने भी ब्रिटिश सरकार को काफी परेशान किया। उनके फोन लाइन टैप किए जा रहे थे। रामजे मैकडोनाल्ड जब वहां के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने शाहपुर जी सकलतवाला यानी कि अपने ही हाउस के मेंबर के फोन लाइन टैप किए क्योंकि उन्हें शक था कि शाहपुर जी सकलतवाला हिंदुस्तान में सीक्रेट मैसेजेस भेज रहे थे और शाहपुर जी सकलतवाला ब्लैकलिस्टेड हो गए कि वो अमेरिका भी जाने से उन्हें मना कर दिया गया। तो इतने खूंखार और इतने भयावह वो एक चरित्र थे। हालांकि उनको देख के आपको नहीं लगेगा, लेकिन इनका नाम, वीके कृष्ण मेनन का नाम और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिए बिना हम जो रेवोल्यूशनरी सीड्स जो बोए गए थे 1920
और 30 के दशक में हम ये कहानी पूरा नहीं कर सकते। और पार्टीशन, तो बंटवारे की जो कहानी आती है वो कहीं ना कहीं शुरू होती है ये सैयद अमीर अली नामक सज्जन से, जिन्होंने लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना की 1908 में। ये काफी पाकीज़ा किस्म के एक व्यक्ति थे। ये थे तो उड़ीसा और कलकत्ता से, बैरिस्टर थे, और इनको शौक था कुरान में ट्रांसलेशन करने में, कंपैरेटिव जुडिशियल स्टडीज और कंपैरेटिव थियोलॉजी में इनको इंटरेस्ट था। यानी कि तरह तरह के रिलीजन्स को ये कंपेयर करके उसका सार निकालने में ये यकीन रखते थे। और ये प्रिवी काउंसिल के मेंबर भी थे, वाइसराय के प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे। तो ऐसे इंसान ने लंदन मुस्लिम लीग की शुरुआत की। लेकिन जब तक जिन्ना इंडियन मुस्लिम लीग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होने लगे 1930s में, जब जिन्ना लंदन आते थे 1930s के दौर में, क्योंकि उस वक्त वो लंदन के करियर से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुख कर लिया था। तो वो बैरिस्टर थे लंदन में शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में जब वो इंडिया पहुंचे, वो इंडियन मुस्लिम लीग का कंट्रोल उन्होंने ले लिया। जब वो लंदन आते थे तब ये जो सारे ईस्ट बंगाली केटरिंग एसोसिएशंस थे, जो कि फ्रंट्स था, मैंने कहा था आपको, जो कम्युनिस्टों को भी मदद करते थे, जो लश्करों को भी मदद करते थे, जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी पैसे देते थे, और जो रहमत अली चौधरी के आइडिया पे भी काम करने लग गए थे, उन्होंने वो जिन्ना के अराउंड रैली करने लगे। तो फिरोज नून जो पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिन्ना को लंदन से सपोर्ट करना शुरू किया। इकबाल अली शाह, एक और फ्यूचर पाकिस्तानी जो लंदन से एक जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे थे, उन्होंने अपने आप को एक ऑलरेडी एक मुस्लिम देश का नागरिक समझना शुरू कर दिया था, और उनका अरमान था कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को, और ये मैं 1930s की बात कर रहा हूँ, ये मैं 47 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनका अरमान था कि वो फिरोज नून के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना तक ये मैसेज पहुंचाए कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का एक अलग जर्नलिस्ट विंग लंदन में हो। और लंदन में उर्दू अखबारें ऑलरेडी छपना शुरू हो गई थी, जिसमें पार्टीशन के सीड्स बोए जा रहे थे। हालांकि हम ये समझते हैं कि लेट 1930s तक, 1939 तक इनफैक्ट, जब तक कि हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हमारे सावरकर साहब बनते हैं और इंडियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जिन्ना साहब बन चुके हैं, और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाने लगे हैं, तो तब तक हम पाते हैं कि ये रहमत अली चौधरी के आइडिया को जिन्ना ने अस्वीकार किया था। रहमत अली चौधरी ने इस आइडिया को 1930s में 1930 से पॉपुलराइज करना शुरू किया था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जब अल्लामा इकबाल से मिलते हैं, रहमत अली चौधरी ने बात की थी पाकिस्तान के बारे में। अल्लामा इकबाल ने उनको सिर्फ एब्रीविएशंस दिए थे, वो जो इनिशियल्स है पाकिस्तान PAK, जी, P से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, K से कश्मीर, S से सिंध, और बाकी जो तान उन्होंने बलूचिस्तान से लिया था। तो ये जो आइडिया था, कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने ये रहमत अली चौधरी को दिया था, लेकिन रहमत अली चौधरी ने इसमें बहुत ज्यादा फ्लैश एंड ब्लड डाल दिया, इसमें एक मुस्लिम एंगल डाल दिया, एक बहुत भारी पॉलिटिकल एंगल डाल दिया। और देखा जाता है कि बाय 1939 जिन्ना, जो कि इस आइडिया के बिल्कुल विरुद्ध थे, वो इस आइडिया के प्रोपोनेंट बन जाते हैं, और हमारे सावरकर साहब एक हिंदू या हिंदुत्व इंडिया के प्रोपोनेंट बन जाते हैं। तो पार्टीशन के बीज फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक लंदन में बोए गए थे। और अब तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि चर्चिल भी धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस कर रहे थे कि वो इस राह पर आगे बढ़ें, और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत मतलब अभी हाल ही में सामने आए हैं, और उसमें ये नया एंगल जुड़ा है कि चर्चिल का एक बहुत बड़ा रोल रहा था, और मोहम्मद अली जिन्ना भी चर्चिल को खत लिखते थे, इस आइडिया को डिस्कस करते थे। भले ही उनमें वो सीधे चर्चिल का नाम नहीं लिखते थे, बल्कि चर्चिल की सेक्रेटरी या फिर वहां पर एक काम करने वाली महिला क्लर्क, उनके नाम से उस खत को भेजा करते थे। अरूप जी, एक ब्रेक लूंगा यहाँ, और लौटेंगे तो आखिरी कुछ सवाल और होंगे मेरे पास। मेरे पास ना काम बहुत है,
और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। मुझे आपसे ये पूछना है कि हम इतनी सारी बातें आज लंदन के बारे में कर रहे हैं, है ना, और लंदन को बार बार याद करते हैं, फिल्मों में, उपन्यासों में, किताब भी लिखते हैं, आपने जैसे एक लिखी। तो क्या एक पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर जैसी बात है? क्योंकि आज हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं, राष्ट्रवाद की नई इबारत लिख रहे हैं, अच्छी बुरी जैसी भी। हमारी कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में अब काफी आगे हैं, कम से कम लंदन से, तो यूके से। लेकिन फिर भी हम जिस तरह से वहां की बातें करते हैं, तो क्या है ये, हम उसके आकर्षण से इतना खुद को बंधा हुआ क्यों पाते हैं? यदि आप टैगोर के समाज में या गांधी के समाजवाद में अगर आप यकीन रखते हैं, तो आप इस बात को जरूर समझ पाएंगे कि जो ऑप्रेसर कहलाता है, यानी कि जो कॉलोनाइजर है या फिर जो कॉन्क्वेस्ट करता है, हालांकि मैं ये खिलजी जैसा कॉन्क्वेस्टडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं एडोल्फ हिटलर जैसा इंपीरियलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अंग्रेजी हुकूमत के इंपीरियलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप काफी सारे बेनेवलेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, काफी सारे कम खूंखार एग्जाम्पल भी पाते हैं। तो अगर हम ऐसे कॉलोनाइजर या ऐसे ऑपरेसर की बात कर रहे हैं, तो गांधी और टैगोर के मुताबिक उस ऑपरेसर को अपने ऑपरेशन से मुक्त करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम अपने आप को डीकॉलोनाइज कर पाएंगे। इसको अगर मैं बहुत साफ लफ्जों में कहूं, तो भारतीयों को लंदन की तरफ पीठ नहीं दिखानी है। भारतीयों को अगर ब्रिटिश सभ्यता का क्रिटिक बनना है, तो लंदन को बहुत करीब से जानना पड़ेगा, क्योंकि लंदन, जैसे मैंने कहा, जितना ब्रिटेन का है उतना ही, मैं बिना शर्म के कहता हूँ, हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान का जो रिबर्थ का जो आइडिया है, जो दूसरे जन्म का जो आइडिया है, वो कहीं ना कहीं लंदन से ही आता है। तो इस वजह से लंदन को जानने में तो मेरे दिमाग में कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। और खास करके जब हम बताते हैं कि इंडिया का जीडीपी यूके से ज्यादा है, या इकोनॉमिकली इंडिया यूके से ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो काफी सारी सच्चाइयों को हम छुपा देते हैं। हम अनइवन डेवलपमेंट के सच्चाई को छुपाते हैं, हम एफडीआई के अनइवननेस को छुपाते हैं, हम तरह तरह के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, हम अभी भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड मोरलेस इकोनॉमी है, तो इन सच्चाइयों को हम छुपाते हैं। और सिर्फ जीडीपी आगे जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि मॉडर्न वैल्यूज के मोर्चे पर ब्रिटेन और यूरोप जैसा क्लेम करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी दुनिया को हमने सिखाया है, समझाया है, क्या अब अगर बारीकी से देखें तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता, एक विरोधाभास नहीं है? समाज में या राजनीतिक तबके में खास तौर पर, मसलन अफगानिस्तान का मामला हुआ तो हम सब देख रहे थे कि यूरोप क्या करता है, इसमें ब्रिटेन क्या बोलेगा। आवाज नहीं आई, भली उनकी ये पॉलिसी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये तो वही वैल्यूज है ना जिनके बारे में वो हमेशा प्रीच करते थे। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि आंकड़ों के आधार पर आप कहें कि लंदन पीछे हो गया दिल्ली से, ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें पूरा सच नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये भी पाते हैं कि वो उन वैल्यूज पर आज वो शहर भी नहीं खड़ा है जिन वैल्यूज को लेकर वो कभी बढ़ा था? उसके अंदर भी करप्शन आया है। देखिए, बिल्कुल करप्शन तो है, और ये हम नियो इंपीरियलिज्म में ये करप्शन तो देखते हैं, क्योंकि नियो इंपीरियलिज्म सबसे पहले, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेन्यूज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म है कि यूनिवर्सिटीज में रेडिकलाइजेशन। और यूनिवर्सिटीज में हम रेडिकलाइज उन चीजों में करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से विपरीत है। अर्थात इसको सिंपली अगर मैं कहूँ तो, अगर मेरा पॉलिसी कैपिटलिस्ट है और अगर मेरा पॉलिसी प्रो स्टेट है और इसमें ह्यूमन राइट्स के विपरीत में जा रहा हूं, तो मेरे यूनिवर्सिटीज कहने लगेंगे कि नहीं, हमें ह्यूमन राइट्स को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हमें माइनॉरिटी राइट्स को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हमें इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। यानी कि हमारा स्टेट पॉलिसी जिस तरफ जाता है, हमारा यूनिवर्सिटी या एजुकेशन पॉलिसी उसके विपरीत दिशा में जाता है। ये एक न्यूलिबरल ट्रैप है, इतना हम समझ चुके हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड
और कोलंबिया वगैरह यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं। लेकिन आपका सवाल थोड़ा जटिल है। आप कह रहे हैं कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन या हिपोक्रेसी है। बिल्कुल है, लेकिन उनके कॉन्ट्रडिक्शन या हिपोक्रेसी का शिकार हम आज भी हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पे, लंदन के विषय पे, और आज लंदन में एक रेफरेंडम हो रहा है वेस्टमिंस्टर में खालिस्तान के ऊपर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं खालिस्तान अच्छा है या बुरा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, और मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं है कि खालिस्तान पे रेफरेंडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना ही मैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के अधीन बात कर रहा हूं, ना ही मैं उनके फेवर में बोल रहा हूं, ना ही मैं भारत सरकार के खिलाफ हूं, ना उसके फेवर में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका हक क्या हिंदुस्तानियों के पास नहीं है? क्या लंदन वासियों के पास इसका हक ज्यादा है? ये सवाल का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हम लंदन को नहीं जानेंगे, क्योंकि लंदन में आपने सही कहा शुरुआत में 5 लाख से अधिक, मैं कहूंगा 6 लाख से अधिक हिंदुस्तानी वहां पे बसे हुए हैं, और साउथ एशियंस 12 लाख से ज्यादा वहां पे हैं, जिसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और श्रीलंकन भी आ जाते हैं। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके, जो कि बहुत एक इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन है नितिन जी, ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं है। स्टूडेंट्स तो मैंने इसमें शामिल किए ही नहीं, स्कॉलर्स तो शामिल किए ही नहीं, टूरिस्ट नहीं शामिल किए मैंने। तो ये पॉपुलेशन एक इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन है, और 40 से अधिक पार्लियामेंटेरियंस साउथ एशियन ओरिजिन के, अर्थात जो 1947 से पहले भारतीय थे, वो अभी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए हैं। मतलब पॉलिसी बना रहे हैं। बिल्कुल, और वो पॉलिसी हमें भी अफेक्ट कर रहे हैं। यानी इनके इंटेलेक्चुअल मुठभेड़ का कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी या कहीं ना कहीं शिकार हम भी बन रहे हैं। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एज जानकार इंडियन सिटीजन्स, क्या हम इस चीज को झेल सकते हैं कि लंदन में बैठे लोग हिंदुस्तानी ओरिजिन के, चाहे वो जिसे भी आइडियोलॉजी के हों, हमारे मुल्की रिवाजों पे, हमारे मुल्की पॉलिसीज पे उनकी दखल अंदाजी या हमारे मुल्क की जटिलताओं पर वो बात करें, क्योंकि हमने कभी उनके और आयरलैंड के रिश्तों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा होगा, या फिर हम तो नहीं बात करते कि स्कॉटलैंड के साथ उनके संबंध किस तरह के कैसे हैं। वेल्स के बारे में भी हम नहीं कभी बोलते कि भाई वहां अंदर उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो किस तरह उनको कब्जा कर रखे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। और आज जब हम उनसे कई मामलों में आगे हैं, कई मामलों में, तो हम अपनी पार्लियामेंट में इस तरह की कोई बात नहीं करते, वो करते हैं। तो मेरे किताब का पूरा मकसद यही है नितिन जी कि ये जो रेटरिक है, ये जो आवाज है हमारी, इसको दबाया नहीं जा सकता, या फिर हम भी स्वीकार नहीं कर सकते, या हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारी आवाज को दबाया जाए। एक हमारे मुल्क के एक पार्लियामेंटेरियन एक स्पीच देते हैं एडिनब्रा में या ऑक्सफोर्ड यूनियन में, और वो स्पीच बहुत वायरल होता है, और हम सोचते हैं कि वाह अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की, हमारा खजाना लूटा वगैरह वगैरह, लेकिन वो चुप हो जाता है। और मैं दोबारा से आपको लंदन की तरफ रुख करवाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंदन में बसे हिंदुस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं एक 500 साल के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हमारा इतिहास भी है। अगर हम इसे पहचानने से इनकार करेंगे, और अगर हम कहेंगे कि डीकोलोनाइजेशन या डीकोलोनियल स्टडीज एक पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर है, या फिर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया हिंदुस्तानी ट्रिक इन्होंने सीखा है, अगर हम इन चीजों में बह गए तो प्रॉब्लम ये होगी कि लंदन में हिंदुस्तानी और साउथ एशियंस तो माइग्रेट करते रहेंगे, और वहां पे एक अनऑफिशियल न्यूक्लियस सा बनने लगेगा जो हिंदुस्तान पे दोबारा डिसीजंस लेता रहेगा। हालांकि ये लोग, बहुत सारे लोग, और मेरा इशारा किसी के धर्म, जाति, नेशनैलिटी पे नहीं है, लेकिन बहुत सारे साउथ एशियंस जो लंदन में बसे हुए हैं, वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन कहते हैं, और क्या ही कहें, क्योंकि वो वहां के सिटीजन हैं, लेकिन वो साउथ एशियन ओरिजिन के भी हैं। तो वो जो एक जुट बना हुआ है, उनके बहुत सारे भाषाएं हैं, आइडियोलॉजीज है, धर्म है, कल्चर्स है, लेकिन उनका पावर भी है। और नहीं, वो आप देखिए ना कि इतनी बार होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में रस्साकशी होती है, और वहां पार्लियामेंट में पाकिस्तानी मूल के सांसद या भारतीय मूल के सांसद आपस में गुट बनाकर और बातें करते हैं, अपनी पार्टियों को प्रभावित करते हैं, और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपनी, ताकि वो भारत की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से बात करके भारत या पाकिस्तान के नागरिकों के बारे में कोई फैसला ले सके। ये तो अभी भी अमेरिका ये करता है डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा मुल्क है, बहुत सारे देशों को इमदाद देता है पैसों के तौर पर, लोग, ठीक है, वो करता है इन्फ्लुएंस। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि लंदन भी इस लोभ से भी बाहर नहीं आ पाया है। वहां की पार्लियामेंट भी अभी इस मुगालते में कहिए, धारणा में कहिए, अभी मुब्तला है कि हाँ, हम लोग फैसले ले सकते हैं अभी इन मुल्कों के बारे में।
ये हमारी बहुत गलत धारणा है और मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। ये हमारी बहुत गलत धारणा है नितिन जी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 47 के बाद रुक गया था। एक मैं आपको उदाहरण देके अपना वक्तव्य पूरा करूंगा कि जब क्लेमेंट एटली को पूछा गया था कि हिंदुस्तान के मिलिट्री डीकोलोनाइजेशन के पीछे किसका सबसे बड़ा रोल रहा था, उन्होंने एक जवाब दिया था। इस जवाब को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कोई नहीं लेकिन द मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पॉपुलराइज किया। और कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठे वो, जो ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन और मैं उनके भक्तजनों से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इसको दूसरी तरह से नहीं देखें, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गलती कर बैठते हैं। क्लेमेंट एटली का जवाब ये था नितिन जी, उनसे पूछा गया कि मिलिट्री डीकोलोनाइजेशन के पीछे किसका रोल था, क्या गांधी की भूमिका उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? उन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं, गांधी का रोल मिनिमल था। मिनिमल ये शब्द उनका है और इस मैसेज को पॉपुलराइज किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने किसका नाम बताया था क्लेमेंट एटली ने? उन्होंने नाम लिया था सुभाष बोस का। क्या इस बात में कोई दोहराई है कि सुभाष बोस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और आजाद हिंद फौज का भार जब उन्होंने संभाला रासबिहारी बोस से, वो जेन्युइनली ब्रिटिश सरकार को एक बड़ा झटका दे चुके थे? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डेफिनेटली अफ्रेड, वो डरते थे कि 1857 दोबारा से ना हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी से और वो नॉन वायलेंट मूवमेंट से उसका श्रेय छीन लेना एक बहुत बड़ा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक कंटिन्यूएशन है, जो कि 47 के बाद भी चला। और आपकी बात वो अपने बयानों से इस बात के बीज बोना चाहते थे कि आप आजाद तो हो रहे हैं साहब, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें आपको बताए दे रहे हैं कि आपस में लड़ते रहिएगा आपकी किसने आजादी दिलाई। तो इसलिए नितिन जी, इस लंदन को हमें खोना नहीं है। लंदन एक देश नहीं, एक मुल्क नहीं, सिर्फ एक शहर ही नहीं, लेकिन अगर आई मे बी रिपीटिंग माई सेल्फ फ्रॉम द लास्ट टाइम, लेकिन लंदन भी एक दर्शन है और इस दर्शन को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मिलिट्री रुख आजमाना नहीं है, हमें रेसिस्ट रुख आजमाना नहीं है, हमें वही गलतियों का शिकार नहीं होना है जो गलतियां अंग्रेजों ने हमारे साथ की। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा एक गेम खेलना है थ्रू फिलॉसफी, थ्रू आवर कल्चरल नॉलेज। ये गेम सिर्फ पॉलिटिक्स में या सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी में नहीं खेला जा सकता, ये फिलॉसफी और कल्चर में भी खेलना जरूरी है। हमें लंदन की भाषा सीखनी है, हमें उसकी ज्योग्राफी सीखनी है, उसका कल्चर सीखना है, उसका डिप्लोमेटिक रवैया सीखना है। उस जैसी डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन हम उस डाइवर्सिटी को हार्नेस नहीं कर पाते, काफी बार चूक जाते हैं। जो उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल था, और मतलब मैंने तय किया था आपसे पूछूंगा कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी के बारे में बहुत कहा जाता है लंदन की, कि बहुत तरह की संस्कृतियां हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो लंदन घूमने गए थे और खड़े होके थेम्स की तरफ देख रहे थे। तो एक बुजुर्गवार थे, कोई 75 साल के, वो भी वहां खड़े थे, अंग्रेज थे। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो बताया उन्होंने कि थेम्स ऐसी हुआ करती थी, ये होता था, वो होता था। और कुछ वक्त बाद उन्होंने ये पूछा कि तुम कहाँ से हो, क्या तुम बांग्लादेश से हो? तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं इंडियन हूँ। तो फिर पूछा कि कैसे आए, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं नौकरी के सिलसिले में आया हुआ हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे भेजा है और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने ये कहा, उन बुजुर्ग ने, जो बिल्कुल पक्के अंग्रेज थे बेसिकली, बोले कि तुम्हारे माता पिता को तो तुम पर काफी गर्व होगा ना कि तुम यहां तक पहुंचे हो। और वो ये देख के काफी हैरान था। उसने मुझसे कहा कि ये देखो कि वो लोग भी, जैसे हमारे यहाँ अभी भी उपलब्धि है लंदन पहुंचना, उन लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के लिए अभी भी लंदन में आना उन लोगों के लिए उपलब्धि है। तो वो इस चीज को बोलते हैं कि वो तो बड़े गर्व महसूस करते होंगे। और कुछ वक्त बाद जब वो खुल गए साहब, तो उन्होंने लंदन के मल्टी कल्चर सोसाइटी के बारे में बताना शुरू किया। वो थोड़े दुखी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का कल्चरल पोल्यूशन है और हम लोग धीरे धीरे सिटी के जो सेंटर से बाहर होते जा रहे हैं, दूर निकल रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि पोल्यूशन हमें पसंद नहीं है और ये किसी भी कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। जिस चीज को अभी हम सेलिब्रेट करने की बात कह रहे हैं कि वो हमें करनी चाहिए कुछ भी, वो कह रहे हैं कि वो किसी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, कि बहुत सारी संस्कृतियां
एक तरह का डोमिनेट उस पर कर लें एक तरह से। तो क्या ऐसा कुछ है वहां के मूल निवासियों के मन में जो हमें दूर से बैठ के ऐसा नहीं लगता? हमें लगता लंदन बहुत वेलकमिंग है, होगा क्योंकि वहां बहुत सारे हम जैसे लोग हैं, लेकिन क्या वहां के मूल निवासियों में भी वो भावना है, या फिर वो जो मैंने कहा वैसा ही समझते हैं कुछ? देखिए, आपके मित्र का जो उदाहरण आपने दिया, ये एकेडमिक जबान में इसे एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं। इसको नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे मैं एज अ स्कॉलर या एक सीरियस डिस्कशन में हम ज्यादा इसे उभार भी नहीं सकते, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक गहरी सच्चाई तो छुपी हुई है कि सेंट्रल लंदन, जो कभी सिटी ऑफ लंदन था, स्क्वायर माइल, जो कि ग्रेट फायर में ढह गया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत वो विकसित हुआ, जहाँ पे इंस ऑफ कोर्ट बने, जो 4 वकालत के कॉलेजेस हैं जहाँ पे गांधी जिन्ना वगैरह पढ़े, जहाँ पे किंग्स कॉलेज है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, ब्लूम्सबरी, बेकर स्ट्रीट, केंसिंगटन, हैरो, हैम्स्टेड वगैरह वगैरह, ये सारे लोकेशंस जहाँ पे आ जाते हैं। इससे थोड़ा अगर आप बाहर जाएंगे, इस रेडियस से अगर आप बाहर जाएंगे, तो अक्सब्रिज, हिलिंगडन, अगर आप ब्रिक लेन के ईस्ट में जाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट हैम वगैरह वगैरह, जहाँ पे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी काफी वहाँ पे इमिग्रेंट्स या सेटलर्स वहाँ पे रहते हैं। अगर आप इन जगहों में भी जाएंगे और वहाँ के अंग्रेज फैमिलीज से डिस्कशन अगर आप करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म पे, तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। पहला तो सेंट्रल लंदन का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, आपके रेस्टोरेंट्स से जगमगा रहा है, वो पूरे लंदन का रियलिटी नहीं है। वो एक छोटे से लंदन को माइक्रोस्कोपिकली दर्शाता है, या फिर एक माइक्रोस्कोपिक रियलिटी को ज्यादा बढ़ा करके दिखाता है। अच्छा, कनॉट प्लेस है वो तो एक तरह से। फिर इन सम सेंस वो लंदन का लटियंस है, लेकिन कनॉट प्लेस से काफी बड़ा है वो। जब आप मार्जिन्स में जाएंगे, अक्सब्रिज, हिलिंगडन, ईस्ट हैम, टूटिंग, इन सब जगह पे आप जाएंगे जहां पे अंग्रेज परिवार भी हैं और काफी सारे साउथ एशियन इमिग्रेंट्स भी हैं, जहां पे लैंड रेट्स, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी थोड़े से कम है सेंट्रल लंदन के मुताबिक। वहां पे अगर आप जाएंगे तो वो चाहते हैं कि यूनियन जैक हर दिन लहराए लंदन में। ऐसा वो समझते हैं, ऐसा उनका कहना है कि अपेरेंटली यूनियन जैक, इंग्लैंड का फ्लैग लहराना एक गुनाह है, ऐसा उन्हें समझाया गया है। या फिर वो ऐसा एक प्रोपेगेंडा के तरह बोलते हैं कि देखिए, हमें तो यूनियन जैक भी लहराने से लोग रोक दिया गया है एक तरह से। जी हाँ, ऐसा वो लोग बताते हैं। दूसरी चीज वो बताते हैं कि जो हिंदुस्तानी या जो साउथ एशियंस लंदन में आते हैं, उनसे उन्हें कोई शिकायत नहीं अगर वो अंग्रेजी बोले, अगर उनका स्किन कलर ठीक ठाक हो। वो व्हाइट नहीं कहते, लेकिन कहते हैं अगर उनका स्किन कलर ठीक ठाक हो। इसका मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अपेक्षाएं उनकी बड़ी भारी हैं लेकिन। और वो ये जरूर कहते हैं कि हिंदुस्तानी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत अच्छा उनका खाने में बहुत टेस्ट है। हालांकि उनको हिंदुस्तानी खाने के बारे में ऑलमोस्ट नहीं मालूम, उनको बहुत ही कम पता है। उनको जो सेन्सबरी और टेस्कोज में जो पैक्ड करी, प्रॉन करी, मलाई करी वगैरह मिलते हैं, उनको वो हिंदुस्तानी खाना समझते हैं। हाँ, जैसे हम चाउमीन को चाइनीज खाना समझते हैं यहाँ पर, छोंक वाली। तो ये 3 या 4 एनेक्डोटल किस्से आपको बहुत लोगों से सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे ट्रैवलर्स जो इंडिया से लंदन गए हैं या फिर वहां के रहने वालों से भी सुनने को मिलेंगे। ये आपको कम सुनने को मिलेंगे उन हिंदुस्तानियों से जो ब्रिटिश सिटीजन बन गए हैं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल कर्तव्य बन जाता है कि इन एनेक्डोट्स को ज्यादा बढ़ावा ना दें, इनको पब्लिसाइज ना करें। और मेरी किताब शुरू होती है ब्रेक्सिट से। ब्रेक्सिट 2015 के बाद बहुत ज्यादा उभर के आई, बहुत पब्लिसिटी मिली इस कंट्रोवर्सी को। 51 वर्सेस 49, ये जो कंट्रोवर्सी था कि लंदन बहुत मल्टीकल्चरल है, इसने ब्रेक्सिट के अगेंस्ट वोट किया, और बाकी नॉर्थ इंग्लैंड कंजर्वेटिव है, ब्रेक्सिट के फेवर में वोट किया वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल जो इनका जो डिबेट का न्यूक्लियस था वो है कि ब्रिटेन एक वाइट कंट्री है, एक वाइट नेशन है, और इंडियंस इन लंदन इस थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। और मैं
कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम सबको एकजुट होकर इस थ्योरी को ध्वस्त करना है। हालांकि ये आपके हाइपोथेसिस के खिलाफ जा रहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म ऊपर से थोपा जाता है, आर्टिफिशियली इंजीनियर किया जाता है। उस चीज पे मेरा डिबेट नहीं है। मेरा डिबेट इस वक्तव्य पे है कि एक व्हाइट नेशन जो कि पूरी तरह से व्हाइट है नहीं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, उसके जो माइनॉरिटीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क पे फैसला कर रहे हैं अपने देशों में, अपने शहरों में। क्या हम ये होने दे सकते हैं? और दूसरी बात, क्या हम आज भी लंदन से उतना ही घबराएंगे, उतना डरेंगे, उतना ही उनसे दूर रखेंगे, और ताकि वहां के लोग, वहां के हिंदुस्तानी, वहां के पाकिस्तानी, वहां के बांग्लादेशी वो सब कुछ करते रहे जो हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करेगा? नहीं, अब वैसा तो नहीं हो सकता। अब देखिए, अब ऋषि सोनक का नाम ले लीजिए, प्रीति पटेल वहां पर हैं, लंदन के मेयर खुद पाकिस्तानी मूल के, या बहुत सारे उनके परिवार के लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं। तो अब वो तो नहीं हो सकता। लेकिन हम तो ये जरूर बात कर रहे थे कि कभी कभी वो दुस्साहस अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो लंदन में ही है, वेस्टमिंस्टर का हिस्सा है, वहां देखने को मिल जाता है कि वो करने की कोशिश करते हैं जो कभी वो करते थे। अच्छा, अब मेरे आखिरी के 1-2 सवाल। रेसिज्म के बारे में हम अमेरिका से बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन अभी आपने एक बात ऐसी कही जो रेसिज्म के आसपास, क्या रेसिज्म ही है, तो वहां उसकी हिस्ट्री क्या है? क्या अमेरिका जितना विद्रूप है या फिर हल्का फुल्का है, उसके मुकाबले थोड़ा कम है? कैसा है वहां पर रेसिज्म का हाल? लंदन को मल्टीकल्चरल बनाने में या उसे मल्टीकल्चरल दर्शाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है सादिक खान की, जो कि मेयर है लंदन के, और टू सम एक्सटेंट लेबर पार्टी की, जो डेविड कैमरन से पहले लेबर पार्टी शासन में थी। और 1990s के बाद, अर्थात मार्गरेट थैचर के शासन से जाने के बाद, एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आती है और उसके बाद लेबर गवर्नमेंट आती है। तो ये जो गवर्नमेंट्स का 90 से लेकर तकरीबन 2010-2015 तक का बहुत बड़ा रोल रहा है लंदन को मल्टीकल्चरल बनाने में, जिसमें करी कल्चर भी आ जाता है, क्रिकेट कल्चर भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, और उसमें काफी जेन्युइन चीजें हैं, जेन्युइन एक प्रयास है। इंटेंशन पे, नियत पे मेरा शक नहीं है। लेकिन इससे जो हो जाता है कि एक टॉप डाउन अप्रोच जब मल्टीकल्चरलिज्म का आप दिखाते हैं, तो रेसिज्म तो दूर की बात, वो और ज्यादा इनसिक्योरिटीज आपके मन में ला देती है अगर आप एक रेसिस्ट आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं जो अपने हिंदुस्तानियत को पूरी तरह से उपलब्धि नहीं कर पाए हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो सिटीजनशिप के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरी तरह से अगर आप नहीं निभा पाए हैं, आप अभी भी सीख रहे हैं, और अचानक से कोई गैर मुल्की इंसान आ जाता है या ग्रुप्स ऑफ पीपल आ जाते हैं, उनको सिमिलर सिटीजनशिप राइट्स मिलने लग जाता है, तो आपकी जो लैक है, आपकी जो खामियां हैं, जो आप पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए अपने हिंदुस्तानियत को, वो एक एंजाइटी में तब्दील होने लगती है। वो एक साइकोलॉजिकल एक डिजीज का रूप अपनाने लगती है। और एडवांस स्टेज में यही रेसिज्म है कि आप एक गैर दूसरे मुल्क के एक इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक किस्म का जेनोफोबिया आपने। हालांकि वो एक पॉजिटिव फोर्स की तरह तब्दील हो सकता था, एक मल्टीकल्चरल फोर्स का रूप ले सकता था, लेकिन वही फोर्स कब रेसिज्म में बदल जाता है और कब आपको कहानियां सुनने को मिलती है कि अच्छा, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत प्राउड फील करते होंगे कि आप टेम्स नदी के किनारे तस्वीरें ले रहे हैं, हमें आपके वजह से यूनियन जैक हॉइस्ट नहीं करने दिया जाता, अच्छा आपके करी तो बहुत मशहूर हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा आपका स्किन कलर अगर ठीक ठाक हो और अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं हमारी तरह। तो ये सारे जो एनेक्डोटल एविडेंसेस है ना, इनमें बढ़ोतरी दिखने को मिल जाती है। एम्पेरिकल एविडेंस आप कभी भी स्वीकारेंगे नहीं, सोशल साइंटिस्ट इनको स्वीकार नहीं करेंगे हमेशा, लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंसेस ब्रेक्सिट के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अभी जब ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी पे पैंडेमिक के बाद खास करके दोबारा से रुख किया है, तो आप देखेंगे कि इन एनेक्डोटल एविडेंसेस में आपको कमती दिखेगी। फिर से जब एक रेसिस्ट डिस्कोर्स या फिर एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स जब उभर के आएगा, तब दोबारा से ये एनेक्डोट्स बढ़ जाएंगे। तो आपका सवाल ये है कि मल्टीकल्चरलिज्म और रेसिज्म में क्या रिश्ता है? इनडायरेक्टली आपका यही सवाल था। और लंदन को रेसिस्ट कह देना, उनके लोगों को रेशलिस्ट कह देना, ये मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन उस सोसाइटी में, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ब्रिटेन की नहीं लंदन की बात कर रहा हूं, उस सोसाइटी में भी रेसिज्म उनके
इनसिक्योरिटीज में झलकता है। झलकता है। और आखिरी सवाल, एक आम लंडनियर कैसा दिखता है? जैसे डेलाइट्स होते हैं ना शाहरुख खान, विराट कोहली, तो एक एवरेज लंदन वाले की पहचान क्या लगती है आपको? अब एकदम मैंने करंट सवाल पूछ लिया, इतिहास से बाहर आ गए। अगर मैं आपके लिसनर्स को डायरेक्टली कहूं आपके माध्यम से, तो मैं कहना चाहता हूं आपके सवाल के थ्रू कि एक एवरेज लंडनर से डरने की या एक्सेसिवली दोस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है बिल्कुल आम इंसान ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जेन्युइनली साउथ एशियंस की तरफ बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि जैसे इनसिक्योरिटीज उनके कल्चर का एक इनएविटेबल इनसेपरेबल हिस्सा है, उनका फ्रेंडलीनेस भी एक इनसेपरेबल हिस्सा है। वहां पे आप सेंट्रल लंदन में टॉटनहम कोर्ट रोड में, फिट्जरोविया में, केंजिंगटन में, ब्लूम्सबरी में अधिकतर पाएंगे पंजाबी शॉपकीपर्स, पाकिस्तानी शॉपकीपर्स, जो बांग्लादेशी शॉपकीपर्स और हिंदुस्तानी वहाँ के शॉप ओनर्स, जो आपके तरफ बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करेंगे अंग्रेजी में। ये हमारा एक मिथ है कि वो हमसे हमारे जुबान में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ड्यूरिंग कंजर्वेटिव शासन में वो अंग्रेजी में ही बात करेंगे, लेकिन आपसे काफी फ्रेंडली होकर बात करेंगे। अगर आप सच में स्कॉलर हैं, अगर आप सच में इन चीजों को लेके सोचते हैं, अगर रेसिज्म आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, तब आपको जरूर रेसिज्म के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपना पैसा कमाना है और उनको सेंट्रल लंदन में खर्चा करना है, अगर आपको वहाँ के डैजल से, वहाँ के शानो शौकत से बहुत प्रेम है, तो आप बेशक एंजॉय कीजिए और उसका भी आप लुत्फ उठाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन अगर आप इतिहास के तौर पे बात करें तो घूम फिर के नितिन जी बात वही आ जाती है कि लंदन को दोबारा से देखना जरूरी है। लंदन को इतना स्ट्रेंजर बनाने की जरूरत नहीं है। लंदन में इतना स्ट्रेंजर बनना हमारे लिए सेहत के लिए, पॉलिटिकल सेहत, सोशल सेहत के लिए ठीक नहीं है। और लंदन के टेक्स्ट्स को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके रिप्रेजेंटेशंस को गांधी के द्वारा, बोस के द्वारा, टैगोर के द्वारा और इस 500 साल के इतिहास के द्वारा दोबारा से समझने की बहुत बड़ी जरूरत है हमारे लिए। और लंदन पर इतनी बात हो गई तो मुझे याद आता है कि एक दिन मैं यूं ही कुछ साल पहले इंटरनेट पर कुछ खुराफात कर रहा था, तो वो मैप नहीं होता जिसमें आजकल स्ट्रीट पे सब दिखता है, स्ट्रीट्स में चलता है, तो मैं साउथ हॉल पहुंच गया था और उसके बाद मुझे लंदन दिखा नहीं मुझे लगा कि मैं दिल्ली के ही किसी मोहल्ले में आ गया हूँ। तो फिर वो मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया अपने घर में कि अच्छा देखना इसकी दुकानें देखो, आसपास मैंने पूरा ऐसे घुमाया, बाप रे बाप अद्भुत। एक भी अंग्रेज नहीं, एक भी अंग्रेज जिस दौरान ये उन्होंने शूट किया होगा, कुछ नहीं। आप गूगल स्ट्रीट व्यूअर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर उसमें भी आप देखें, और मैं उस तरीके को इलेजिटिमेट नहीं समझता, क्योंकि अगर हम बॉर्डरलेस जमाने की बात कर रहे हैं तो वो भी एक लेजिटिमेट तरीका है। हाँ, सैलानियों के लिए नहीं, लेकिन स्कॉलर्स के लिए तो मैं कहूंगा है। वहां पे आपको चूड़ियों की दुकान, जेवरात की दुकानें, साड़ियों की दुकानें, ऑब्वियसली करी रेस्टोरेंट्स, डोसा के दुकानें वगैरह वगैरह बहुत दिख जाएंगी। पीछे पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम दिखाई दे रहा था, सामने सागर रत्ना की चेन थी और बराबर में गुरुद्वारा था, और सारी दुकानें जितनी थी जिनके नाम हिंदी, उर्दू, पंजाबी से आ रहे थे वो दिखाई दे रहे थे, कोई अंग्रेजीदा नाम नहीं था। तो मुझे लगता है जब लंदन हमसे नहीं घबराया तो हम तो क्या ही घबराएंगे। अब तो हम भारी भरकम संख्या में वहां पर हैं और देख रहे हैं आप कैसे कैसे पदों पर बैठे हैं। लेकिन हाँ, इसका जो आपने फिलोसॉफिकल एनालिसिस किया, जो आपने कहा कि हिस्ट्री को फिर से समझने की जरूरत है, वो हमारा ही एक हिस्सा है वो शहर, क्योंकि शायद हमारे पैसों से, हमारी मेहनत से और हमारी भावनाओं से भी बना है, और उसने हमें जगह भी दी है, उस वक्त भी जब वो हम पर शासन करते थे और आज भी जब वो हम पर शासन नहीं करते हैं। आपकी किताब इंडियंस इन लंदन, और उसके बाद एक और शायद आ रही है, आप उस पर काम कर रहे हैं, मैंने पढ़ी, और गागर में सागर भरती है साहब। एक एक पेज उसका ऐसा है कि उसको पढ़ने के बाद कई सारे रेफरेंसेस निकलते हैं, और उन रेफरेंस पर फिर पढ़ें हम कुछ और, ऐसा मन करता है। मतलब एक किताब में कई किताब हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना सारा वक्त देने के लिए, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जटिल बातें इतनी सरलता से समझाने के लिए। उम्मीद है कि सरलता से समझा पाया हूँ, बाकी तो
नहीं, आप बिल्कुल सरलता से समझाई आपने। सिर्फ इतिहास की घटनाएं बता देना, किससे कहानियां बता देना शायद बात को मुकम्मल ना कर पाता। मुझे उम्मीद है कि जहां हम थोड़ा मुश्किल हो गए होंगे वहां हमें सुनने वाले समझ लेंगे कि ये क्या कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच अरूप जी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एक ऐतिहासिक शहर को हम करीब से जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी गर्भनाल भले ही रोमन्स ने डाली हो, लेकिन डेफिनेटली भारतीयों ने इसे दोबारा खड़ा करने में बड़ा रोल निभाया है। लंदन के इतिहास या राजे राजवाड़ों पर फिर कभी चर्चा होगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, और अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप उस पर बात कीजिए, तो करेंगे। लेकिन आज तो हम वहाँ रहने वाले भारतीयों की बात कर रहे थे जो कभी वहाँ रहे, बहुत कुछ वहाँ से सीखा, बहुत कुछ उस शहर को दिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी आपको बताना है व्हाट्सएप नंबर पर 9953332303। और यदि मेल करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी होगी हमें radio@aajtak.com पर। और अगर आलस आ रहा है या फिर टाइम नहीं है तो टेलीग्राम चैनल है ही हमारा पढ़ाकू पार्टी, वहाँ आइए, खूब बातें होती हैं वहाँ फिल्मों और किताबों पर, ज्वाइन कर लीजिए। अक्सर बात करता हूँ वहाँ पर मैं, तो वहाँ सीधी बातचीत होगी ज़रूर। अगले हफ्ते यहीं मुलाकात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।